हेलो 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 सर, जमीन हिंदुस्तान को सलाम। क्या हाल चाल है? केम शो, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग धुआंधार तरीके से अपनी मंजिल की तरफ रोज एक एक कदम बढ़ा रहे होंगे। मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका इस भीष्म सीरीज के अगले लेक्चर में, अगले एपिसोड में। और भाई जैसे कि कल भी मैंने आपको समझाया था, समय कम होते जा रहा है। धीरे धीरे समय हमारा जो हमारे कुछ कह लीजिए ना, युद्ध से पहले की जो कुछ घड़ियां हैं वो धीरे 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 समाप्त हो रही हैं। तो और ज़्यादा एनर्जी के साथ, और ज़्यादा ताकत के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक, कल बहुत सारी बातें मैंने आपको समझा दी थी, वो सब मैं रिपीट नहीं करूंगा। पर हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सधे रहें, आप मोटिवेटेड रहें, आप चार्ज रहें और आप सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहें। मैं फिर अपनी बात रिपीट करना चाहूँगा, एडवांस का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में ऐसा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम है, तो ये ख्याल बिल्कुल बेफिजूल है। इसको निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। पीवाईक्यूज को देखिए, आप अपनी आंखों से देखिए कि वो क्या पूछ रहा है ना। पिछले 46 ईयर्स में जो भी पूछा है वो पीवाईक्यूज को देखिए और अपनी आंखें खोलिए कि एडवांस बहुत मुश्किल एक क्वेश्चन नहीं पूछता है, पर क्या पूछता है? कंसेप्ट की क्लैरिटी पूछता है ना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पूछता है। दूसरी अच्छी बात क्या है कि बहुत हाई स्कोरिंग एग्जाम भी नहीं है ना। दैट मीन्स अगर मेरा पूरे सिलेबस पर नहीं भी कमांड है 70% सिलेबस पर कमांड है, तो भी मैं ठीक ठाक रैंक की उम्मीद कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिलेबस को पूरा मत करिए। मैं तो हमेशा सभी बच्चों को ये समझाता हूं कि पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से करना हमारी मॉरल जिम्मेदारी, हमें करना चाहिए। पर स्टिल मान लेते हैं कि अगर हमारा 70% सिलेबस ही अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो भी हम बहुत अच्छा स्कोर, बहुत अच्छी रैंक मार सकते हैं एडवांस में। तो ये भी थोड़ी बेनिफिशियल बात है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप दोनों चीज़ों का फायदा उठा रहे होंगे और आंख खोलकर स्ट्रेटेजिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन को दिन रात आगे की तरफ गति दे रहे होंगे, उसमें चार चांद लगा रहे होंगे। मैं मनीष शर्मा बहुत बहुत आपको आशीर्वाद देता हूं और अपनी तरफ से आगे बढ़ने का हौसला देता हूं कि आप आगे बढ़िए, आईटी का दरवाजा फोड़ के घुस जाइए अंदर। क्योंकि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं का नारा है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है ना। केवल वही बच्चा आईटी जाता है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है, लगातार लगातार लगातार, कछुए की तरह। जो कछुए की तरह बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, रुकता ही नहीं है ना, रुकता ही नहीं है, वही आईटी पहुंचता है, वही आईटी पहुंचता है। समझ गए बात को? ऐसा है। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करेंगे। कुछ बनना है तो समुंदर बनो, कुछ बनना है अगर जीवन में तो समुंदर बनो, कुछ बनना है तो समुंदर बनो, लोग थक जाएं तुम्हारी औकात नापते नापते। कुछ बनना है तो समुंदर बनो कि लोग थक जाएं तुम्हारी औकात नापते नापते। अभी अगर आपसे कोई कहता है कि अरे तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारा क्या है, ये है वो है, तो उन सबको करारा जवाब, ये एग्जाम में आपकी रैंक दे सकती है। और ये बहुत सही मौका है जब आप सबको बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, क्या तूफान छुपा हुआ है तुम्हारे दिल के अंदर। ये बता सकते हो इस एग्जाम को फोड़ के, है ना। तो उन सब बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ जो जिनका किसी तरह की कोई परेशानी है, फाइनेंशियल वगैरह वगैरह। तो आप बहुत अच्छे से रिवर्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उन सब परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं इस एग्ज़ाम को फोड़ के। तो इस वजह से भी आपने इस एग्ज़ाम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और बहुत ताकत के साथ इस एग्ज़ाम को देखना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए भाई, आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। दोनों ही टॉपिक बहुत ही प्यारे हैं और बहुत सारे सवाल दोनों ही एरियाज पर, खासकर थर्मोडायनेमिक्स पर बहुत सारे सवाल बनते हैं और बहुत मजा भी आता है उन क्वेश्चंस को करने का। जैसे न्यूटन लॉ, मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ के क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन करने में भी बहुत मजा आता है। केमिस्ट्री में भी है, इस वजह से थोड़ा और सपोर्ट भी मिलता है और इंटरेस्टिंग होता है काफी, है ना। घुमा फिरा कर दो चार फॉर्मूले हैं, थ्योरी के नाम पर कुछ भी नहीं है। केटीजी में भी थ्योरी के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं है और थर्मोडायनेमिक्स में भी थ्योरी के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। पर काफी घुमावदार, लच्छेदार सवाल बनते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल बनते हैं। तो उनको करने में एक तरह का चैलेंज छुपा हुआ होता है और बहुत बहुत ज्यादा मजा आता है। तो खूब सारे क्वेश्चंस जनरली ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ट्राई किए हुए होते हैं थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। काफी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं तो अगर आप पीवाईक्यूज ही उठाकर देख लें, लास्ट 46 ईयर्स में आईटी ने क्या पूछा है, तो करीब करीब 200 क्वेश्चन आपको केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पर मिल जाएंगे, 200 क्वेश्चंस। वो 200 क्वेश्चन भी अगर हम कर लेंगे, है ना, वो 200 क्वेश्चन भी अगर कर लेंगे तो भी काफी कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो बेस्ट रिसोर्स इस टॉपिक को अच्छा करने का पीवाईक्यू ही है। इसलिए आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आया उसमें काफी हिस्सा पीवाईक्यू का है और कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी मैं लेकर आया हूं, सो दैट सरप्राइज वाला एलिमेंट भी आपका
अच्छे से डेवलप हो सके। तो पीवाईक्यू तो ऑब्वियसली हमें करना ही करना है, साथ के साथ में हमें कुछ ऐसे फ्रेश क्वेश्चंस भी देखने हैं जिससे हमें वो सरप्राइज एलिमेंट हमारा अच्छे से डेवलप हो जाए, सो दैट हम एग्जाम को फेस करने के लिए तैयार हो। ठीक है जी, तो सब तैयार है, गियर अप हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। इस लेक्चर का अगर आपने सदुपयोग करना है, क्रिस्प रहेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचने वाला हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक काफी बच्चों की ठीक ठाक होते ही हैं। तो मैं केवल कुछ चीजें लेकर आया हूं जो मुझे लगता है कि स्टिल शायद छूट गई होंगी या डिस्कस करने जैसी हैं, खासकर रीसेंट कुछ पीवाईक्यूज और कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं इस सेशन में भी, तो भी आपका ये टॉपिक पूर्ण रूप से एडवांस लेवल तक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, बहुत बढ़िया लेवल पर पहुंच जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है जी, तो पेपर और इट्स लाइक कॉपी और पेन लेकर बैठे, और तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन आएगा, मैं साइड हो जाऊंगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्यूशंस को देखेंगे, आंसर मैच कराएंगे, और अगर अगर कोई चीज कहीं पर अटक रही थी तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और सदुपयोग करेंगे, इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है भाई, उसी तरीके से चलेगा जैसा हमारे ये सीरीज चल रही है। ये सीरीज है ही एक तरह का हेल्पिंग हैंड उन सब बच्चों के लिए जो ये सोचकर परेशान हो रहे हैं या पजल्ड हो रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस हम कहाँ से करें, एडवांस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए या रिवीजन करने के लिए क्वेश्चंस हम कहाँ से करें। तो वो हम आपको वेल थॉट, बहुत बढ़िया एडवांस के साथ सिंक्रोनाइज जो चाहिए मटेरियल, और किस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग्स में हम ये सीरीज चला रहे हैं और आप तक इसको पहुंचा रहे हैं। तो समझदार जो भी लोग होंगे, है ना, जो भी बुद्धिमान लोग होंगे, वो इसका फायदा उठाएंगे, वो इसका फायदा उठाएंगे। ठीक है भाई, और कभी भी डिमोटिवेशन हो, कभी भी कोई दिक्कत हो जिंदगी में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एंथम मैंने दे ही रखा है, एंथम की हर बार बच्चे कमेंट करके डिमांड करते हैं, तो आजा आजा दिल निचोड़े, फंडों की मटकी फोड़ें, कोई क्वेश्चन निकालें और उसे फोड़ डालें, दिन दिन रात रात मेहनत का खेल, किस्मत तो है मेहनत की देन, चल चल आईटी में होगी टेन टेन। चलो भाई, ठीक, तो सारी कहानी, सारी राम कहानी अब आईटी में ही होने वाली है। चलो, तो सीधे क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ई रहा, मैं साइड हो जा रहा हूं, आराम से पढ़िए। क्वेश्चन समझाने का ज्यादा कुछ नहीं है, किसी क्वेश्चन में लगेगा तो मैं समझा दूंगा, है ना भाई। तो ये है, पॉज करिए वीडियो को और जरा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अच्छा जी, मान ले रहा हूं कि आपने ऐसा कर लिया होगा, पॉज करके क्वेश्चन को देख लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। आइए जरा देखिए, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्रिस्प है। मैंने आपसे कहा मैं बिल्कुल क्रिस्प वाले क्वेश्चन आपके साथ लेकर आऊंगा, जैसे कि एडवांस चाहता है या एडवांस करवाता है। तो क्या कह रहा है, आइडियल डायटोमिक गैस, है ना। तो सबसे पहले तो जो गैस की एटॉमिसिटी है उसको अपन मार्क कर लेते हैं। आइडियल डायटोमिक गैस ऑफ मोलर मास m, है ना, मोलर मास m है, इज एट अ टेम्परेचर ऑफ T0, ठीक है, इन अ लार्ज कंटेनर दैट इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है भाई साहब, तो कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस है और कंटेनर किसी वेलोसिटी से चल रहा है। ये कोई कंटेनर है, कंटेनर के अंदर गैस है और कंटेनर महाराज किसी वेलोसिटी v से इस प्रकार से चल रहे हैं। ठीक है जी, किसी वेलोसिटी v से चल रही, ये सिचुएशन है। ठीक, तो कंटेनर के अंदर एक डायटोमिक गैस है, इस तरह से गैस दिखा देते हैं, और कंटेनर किसी v वेलोसिटी से इस प्रकार से मूव कर रहा है, चल रहा है। ठीक, एडवांस भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, फिर क्या कहता है, इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर इज कोटेड विद परफेक्ट हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। इनर सरफेस ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की इनर सरफेस परफेक्ट हीट इंसुलेटिंग है, मतलब क्या, हीट एनर्जी का आदान प्रदान नहीं होगा, हीट एनर्जी अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं आ सकती है। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। फिर क्या हुआ आगे, एट दिस टेम्परेचर ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर एक्साइटेड। अब उसने क्या बात करी, उसने कहा कि टेम्परेचर तो T0 है, अभी हाल फिलहाल टेम्परेचर क्या है, T0, और कह रहा है कि इस टेम्परेचर पर, दैट मीन्स T0 टेम्परेचर पर ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओनली ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर एक्साइटेड। दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल ट्रांसलेट कर रहे हैं, रोटेशन नहीं हो रहा है इस टेम्परेचर पर, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। वाइल रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर फ्रोजन, दैट मीन्स मॉलिक्यूल रोटेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये थोड़ा अंदर घुस गए अब हम। ठीक है जी, फिर क्या हो रहा है, द रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिकम अनफ्रोजन एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर 2T0। अगर गैस का टेम्परेचर 2T0 हो जाए, अगर किसी तरह से गैस का टेम्परेचर बढ़ के 2T0 हो जाए, तो जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी आ जाएगी, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। अब क्या कहता है हमसे, दी कंटेनर इज स्टॉप्ड सडनली,
ये चलता हुआ कंटेनर रुक जाएगा। तो ये तो हम अच्छे से जानते हैं, आईटीबी एडवांस भी इस पर क्वेश्चन दे चुका है कि ऐसा अगर कोई कंटेनर चल रहा हो, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो और वो कंटेनर रुक जाए, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो सारी की सारी जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में, दैट मीन्स टेम्परेचर को बढ़ाने में लग जाएगी। तो इफ द कंटेनर इज स्टॉप्ड सडनली एंड इफ ऑल द रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गेट अनफ्रोजन देन फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर। मतलब क्या हुआ, कंटेनर के रुक जाने से कुछ ऐसा हुआ कि अंदर अंदर में सभी मॉलिक्यूल्स की रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। दैट मीन्स टेम्परेचर टी नॉट से 2 टी नॉट हो गया, टेम्परेचर टी नॉट से 2 टी नॉट हो गया। अगर ऐसा हो गया है तो आप मुझे बता दीजिए कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ कंटेनर क्या होगी। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल फंडामेंटल जगह पर हिट कर रहा है। अगर ये क्वेश्चन सिंपल है, मुश्किल नहीं है, अगर आपसे नहीं हो पाया है और अगर आप सही आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, सही आंसर भी बता दिया जाए पहले। राइट आंसर है इसका सी भाई, राइट आंसर है सी। तो अगर आपने सॉल्व किया और आपका आंसर अगर सी नहीं आया है तो दैट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ गड़बड़ है। ठीक, तो मैं अभी जो सॉल्व करूंगा उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपका आंसर सी आ गया है तो वेल एंड गुड है, आप आगे बढ़ जाइए, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, देखिए जरा क्या करना होगा, हमें समझने की कोशिश करना। इसमें कोई सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लगेंगे, अंडरस्टैंडिंग लगेगी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो हो ये रहा है कि पहले टेम्परेचर टी नॉट था, है ना, पहले टेम्परेचर टी नॉट था। अच्छा जी, मान लेते हैं कि एन मोल्स, है ना, मोलर मास तो दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताए। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स अगर एन थे, सपोज कितने थे, एन थे, अगर एन नंबर ऑफ मोल्स थे, है ना, और सब लोग टी नॉट टेम्परेचर पर थे। टी नॉट टेम्परेचर पर केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम जानते हैं कि केवल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो मैं काम कर रहा हूं कि सिस्टम के पास जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी इन सब मॉलिक्यूल्स के पास, इन सब मॉलिक्यूल के पास टेम्परेचर की वजह से जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगी, अगर मैं उसको लिखूं तो हम जानते हैं बोल्ट्जमैन लॉ से कि हाफ के टी एनर्जी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की होती है और ट्रांसलेशन में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो क्या 3/2 के टी या 3 इंटू हाफ के टी एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी बनी, एक मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी बनी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स एन है और एवोगैड्रो नंबर ए है या एन ए है ना, तो क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर एन ए से, तो क्या ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल विल गिव यू द इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक, अच्छा जी, फाइनल एनर्जी की अगर बात करें, व्हाट वुड बी द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइनल एनर्जी की बात करें तो फाइनल एनर्जी क्या होगी भाई साहब, तो फाइनल की एनर्जी की जब हम बात करेंगे, अच्छा इनिशियल टेम्परेचर कितना था, टी नॉट, है ना, तो यहाँ टी नॉट आएगा। जब हम फाइनल एनर्जी की बात करेंगे तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली 2 टी नॉट हो गया है, और क्या हो गया है, ट्रांसलेशन के साथ साथ 2 रोटेशनल डिग्री, हम जानते हैं डायटोमिक की 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई है, 5, 3 + 2 5, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है 5। जैसे मैंने यहाँ 3 लिखा था, ऐसे अब मैं यहाँ लिखूंगा 5, क्योंकि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई है 5। और हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो है हाफ इंटू के इंटू टेम्परेचर, जो कि अब हो गया है 2 टी नॉट, क्योंकि हम जानते हैं फाइनल टेम्परेचर 2 टी नॉट है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है अभी भी n इंटू एन ए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये जो इंक्रीमेंट इन इंटरनल एनर्जी हुआ है, क्या ये बेसिकली उस कंटेनर की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसकी वजह से, या वही एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई है। हेंस यूएफ माइनस ऑफ यूआई इज बेसिकली द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंटेनर, विच मींस हाफ इनटू मास ऑफ द गैस ऑफ द कंटेनर। अगर नंबर ऑफ मोल्स n है, मोलर मास m0 है, इसको हम m0 बोल लेते हैं, तो n इंटू m0 इंटू वी का स्क्वायर। ये 3 इक्वेशंस मैंने बनाई है और अब मैं इन 3 इक्वेशंस की मदद से v का वैल्यू निकाल लूंगा। ये बाय डिफॉल्ट मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी, सही है। हमने मान लिया कि जो अंदरूनी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ वो कंटेनर के पास जो ओरिएंटेड काइनेटिक एनर्जी थी वो ही कन्वर्ट हो गई है रैंडम काइनेटिक एनर्जीज में। ठीक है भाई, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको सुलझाना होगा। हम जानते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इंटू एवोगैड्रो नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, गैस कांस्टेंट आर होता है ना भाई। तो एन आर टी नॉट मैं इन दोनों में से कॉमन ले सकता हूं, एन आर टी नॉट को अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचा है भाई साहब, यहां
ये वाला 2 इस वाले 2 से कटा, एन आर टी नॉट को कॉमन लेने पर बचा 5, तो यहाँ तो बचा है 5 माइनस यहाँ क्या बचा है, एन आर टी नॉट को कॉमन ले लिया एन आर टी नॉट 3/2, तो 5 माइनस 3/2 इज इक्वल टू, उधर में क्या है, हाफ इंटू स्मॉल एन इंटू एम नॉट इंटू वी का स्क्वायर। क्या स्मॉल एन भी कट जाएगा इधर उधर से, बिल्कुल कट जाएगा, स्मॉल एन और स्मॉल एन की वैल्यू भी इधर उधर से कट जाएगी, और ये हो जाएगा 5 2 10, 10 माइनस 3 7, नीचे का 2 इधर उधर से कट जाएगा। हेंस 7 आर टी नॉट बाय एम नॉट का अंडर रूट। देखो ध्यान से, क्या आपको ये वी नॉट की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है, क्या वहां से हमें वी नॉट की वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है कि जो वेलोसिटी है v, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7 आर टी नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ वर्किंग भी नहीं है, बस अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग है, इंटरनल अंडरस्टैंडिंग है। अगर किसी बच्चे ने केवल फॉर्मूले रट रहे हैं कि अच्छा अच्छा इंटरनल एनर्जी एनसीवी डेल्टा टी होता है, इस तरह से फॉर्मूले रटे हुए हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि आया कहां से है, वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, वो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। अगर आपने केवल रटा हुआ है, समझा नहीं है, रटा हुआ है, तो नहीं कर पाएगा। ठीक, मैं फिर बता दूं, एडवांस इससे मिलता जुलता, इससे हल्का क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है, एक दो बार पूछ चुका है, तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रूटीन क्वेश्चंस के अलावा थोड़े भी अच्छे लेवल के अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो वो कुछ इसी तरह से बनते हैं। अब इसी क्वेश्चन में उसने एक चीज और पूछी है, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से ही संबंधित है। इसी क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, देखो, इफ द वेलोसिटी ऑफ द कंटेनर इज ट्वाइस द मिनिमम वेलोसिटी, है ना, वी मिनिमम की वैल्यू तो अभी हमने निकाल ली थी पीछे, वी मिनिमम की क्या वैल्यू थी भाई, वी मिनिमम की वैल्यू थी अंडर रूट ऑफ 7 आर टी नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट, है ना, यही वैल्यू थी ना वी मिनिमम की, 7 आर टी नॉट डिवाइडेड बाय एम नॉट। ठीक, अब वो क्या कहता है कि अगर वेलोसिटी, किसकी, कंटेनर की वेलोसिटी, इनिशियली जो कंटेनर के पास वेलोसिटी है इज ट्वाइस द मिनिमम वेलोसिटी, है ना, टू एक्साइट ऑल द रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टू एक्साइट ऑल द रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देन फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर। तो अब ऑब्वियसली फाइनल टेम्परेचर 2 टी नॉट से तो ज्यादा ही होगा, है ना, सही बात है, 2 टी नॉट से तो ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हमने मिनिमम का ट्वाइस कर दिया है। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी को हमने मिनिमम का ट्वाइस कर दिया, तो फाइनल टेम्परेचर डेफिनेटली 2 टी नॉट से ज्यादा होगा। ठीक, खेल अभी भी वही खेलना होगा जो पिछले क्वेश्चन में खेला था, ये वाला जो कंसेप्ट है ये नहीं बदलेगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, तो खेल अभी भी यही खेला जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल minus u initial is equal to the kinetic energy, which is half into n m naught into 2 times of v minimum का स्क्वायर, क्योंकि उसने कहा कि ट्वाइस ऑफ v मिनिमम हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक बात है। केवल फर्क इतना है कि जब हम फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो वो टेम्परेचर क्या है वो हमें नहीं पता है। देखना, यहाँ जब हमने एनर्जी लिखी थी तो टेम्परेचर हमें पता था 2 टी नॉट, है ना, अब जब हम फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो हमें टेम्परेचर नहीं पता है कि टेम्परेचर क्या है। हेंस देखो, जब मैं यूएफ लिखूंगा तो यूएफ की वैल्यू होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हो गई है 5, 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, है ना, तो 5 इंटू हाफ के, टी नहीं पता है, टी ही निकालना है ना, इंटू इंटू नंबर ऑफ मोल्स एन इंटू एवोगैड्रो नंबर एन ए। सही है, ये है फाइनल। इनिशियल जो एनर्जी थी वो अभी भी वही है, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी तब और टेम्परेचर टी नॉट था, तो हाफ इंटू के इंटू टी नॉट इंटू एन इंटू एन ए। सही है, इन दोनों चीजों को उठा के हम ऊपर वहां पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक, अभी भी यहां भी हम k इंटू एन ए को r बना लेंगे तो एन आर अब की बार कॉमन आ जाएगा, है ना, सो दिस इज लाइक एन आर को कॉमन ले लूं मैं, तो मुझे जो मिलेगा, एन आर को कॉमन लेने के बाद मिलेगा 5/2 टी, और यहां से भी मैं एन आर को बाहर निकाल लूं तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 3/2 टी नॉट, 3/2 टी नॉट। ठीक है, फिर यू एफ माइनस यू आई करूंगा, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो एनआर को तो पूर्ण रूप से कॉमन ले लिया मैंने, और एनआर को कॉमन लेने के बाद मुझे जो बचा है वो बचा है 5t/2 माइनस 3/2 टी नॉट इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू हाफ इंटू
हाफ इंटू एन इंटू एम नॉट इंटू इसका स्क्वायर कर दिया तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, और वी मिनिमम का स्क्वायर किया तो आया कितना 7r T0, 7r T0 डिवाइडेड बाय एम नॉट, है ना? सही है, कैंसिल कर दिया, जो जो चीजें कैंसिल हो जाए देखो जरा कैंसिल करो, तो एम नॉट और एम नॉट कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, इधर से एन आर और ये वाला एन और ये वाला आर कैंसिल होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, ठीक। अच्छा, 2 को नीचे नीचे से अगर हम काट लें तो अब हमें जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है 5t माइनस 3T0 इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 4 28, है ना, 7 चौक 28, 28T0। अपने को क्या निकालना है, अपने को टी निकालना है। हेंस टेम्परेचर टी वुड बी इक्वल टू 28 प्लस 3 31, 31 बाय 5, 31 डिवाइडेड बाय 5 T0, ऐसा ऑप्शन है कोई? 31 डिवाइडेड बाय 5 T0, ऐसा सी ऑप्शन है, तो राइट आंसर आ जाएगा सी, 31 बाय 5 T0। समझ में आ गई बात? दोनों क्वेश्चन लिंक्ड हैं, एक जैसे ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं है, एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है ना? तो ऐसे भी घुमाकर हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी, ऐसा भी किया जा सकता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, सॉल्व करिए जरा, समझिए क्वेश्चन में क्या है। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, जो थोड़े से रूटीन से हटकर हैं और जो टिपिकल एडवांस लेवल के हैं। ओके, in the figure shown n moles of helium gas is filled inside a cylindrical vessel under a massive piston of mass m। तो हीलियम गैस है भाई साहब, n मोल्स हैं और पिस्टन है जिसका मास है m। पिस्टन कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन in the cylinder, the piston and the cylinder are made up of an insulating material, the whole assembly is inside an evacuated chamber। evacuated chamber का क्या मतलब हो गया कि आउटसाइड प्रेशर जीरो है। इवैक्यूएटेड चैम्बर का मतलब क्या है, कोई एयर नहीं है, मतलब प्रेशर जीरो है। इफ द पिस्टन इज इम्पार्टेड अ वेलोसिटी u, पिस्टन को हमने u वेलोसिटी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी, पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में u वेलोसिटी दे दी, बाय स्ट्राइकिंग इट डाउनवर्ड इट विल कम टू रेस्ट आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, फाइंड द इंक्रीज इन हाइट डेल्टा एच ऑफ द पिस्टन। समझ रहे हो क्या हुआ, बाहर कोई एयर नहीं है, ठीक, और ये पिस्टन है, इसको धक्का मारा नीचे और छोड़ दिया, तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगा और फाइनली इस पोजीशन पर जाकर रेस्ट करता है, क्वेश्चन ने कहा, ठीक। पिस्टन और सिलेंडर इंसुलेटर मटेरियल से बने हुए हैं, दैट मींस ना तो कोई हीट एनर्जी अंदर से बाहर जा सकती है, ना ही कोई हीट एनर्जी बाहर से अंदर आ सकती है। तो आपने जो काइनेटिक एनर्जी दे दी, वो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम के अंदर कन्फाइंड रह जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम इनिशियल और फाइनल सिचुएशन को अगर देखें, है ना, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन को देखें, और हमें चाहिए डेल्टा एच, पिस्टन का डेल्टा एच क्या होगा, हमें पिस्टन का डेल्टा एच कितना मूव करेगा ये चाहिए। ठीक, ठीक है जी। अच्छा, तो क्योंकि बाहर का कोई प्रेशर तो है नहीं, है ना, तो इनिशियल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जब पिस्टन यहां पर ऐसा ऐसा है, तो इस जगह पर जो प्रेशर होगा बता सकते हो कितना होगा, बाहर तो कोई प्रेशर है नहीं, तो यहां जो प्रेशर होगा, अगर उस प्रेशर को मैं P बोलूं, तो क्या P की वैल्यू होगी mg डिवाइडेड बाय A, क्योंकि पिस्टन के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो प्रेशर P की वैल्यू क्या होगी, mg डिवाइडेड बाय A। यहां तक समझ में आना चाहिए, है ना, प्रेशर P की वैल्यू होगी mg बाय। और फाइनल जो सिचुएशन होगी, जब ये पिस्टन खिसक कर यहां आ गया, तब भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फाइनली भी प्रेशर की वैल्यू mg बाय A ही होगी। सोचो जरा, फाइनली भी प्रेशर की वैल्यू mg बाय A ही होगी, पर वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, तो डेफिनेटली टेम्परेचर को बदलना होगा, है ना, वॉल्यूम चेंज हो गया होगा, तो डेफिनेटली। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं, देखना मेरी बात ध्यान से, अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं PV इज इक्वल टू nRT, और इसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को ध्यान में रखते हुए, इनिशियल स्टेट पर भी प्रेशर P है, फाइनल स्टेट पर भी प्रेशर P है ना, तो ऐसा ही अगर मैं, ये तो मैंने इनिशियल के लिए लिखा, ये तो मैंने इनिशियल के लिए लिखा, ऐसे सोचना, ऐसे सोचना, और फाइनल के लिए जब मैं PV इज इक्वल टू nRT लिखता हूँ, PV इज इक्वल टू nRT लिखता हूँ, T लिखता हूँ, तो क्या P इनिशियल और P फाइनल तो सेम ही है, जिसकी वैल्यू mg बाय A के बराबर है। समझ रहे हो मेरी बात, P इनिशियल और P फाइनल तो सेम ही है। हेंस सेकेंड इक्वेशन में से अगर फर्स्ट इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे ये मिलेगा क्या कि P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर इंटू डेल्टा टी, है ना, P इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर इंटू डेल्टा टी।
डेल्टा वी को थोड़ा ध्यान से समझोगे तो डेल्टा वी है ए इंटू डेल्टा एच। अगर ये डेल्टा एच फर्दर ऊपर मूव कर गया है ना, अगर ये डेल्टा एच फर्दर ऊपर मूव कर गया है तो डेल्टा वी है ही क्या, ए इंटू डेल्टा एच है, और पी है ही क्या, एम जी बाई ए है। हेंस प्रेशर पी है एम जी बाई ए, और डेल्टा वी है ए इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। समझ लो मेरी बात, क्योंकि आपको डेल्टा एच निकालना है। क्या निकालना है भाई, आपको डेल्टा एच निकालना है। तो क्या डेल्टा एच आप तभी निकाल पाओगे जब आप उधर डेल्टा टी पता हो। तो अब कहानी आ गई है कि भाई साहब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर में चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, हमें ये निकालना पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर होगा ही क्यों, अगर हम ऐसा सोचें कि होगा ही क्यों, होगा इसलिए क्योंकि आपने जो काइनेटिक एनर्जी दे दी है, इस पिस्टन का मास m है, तो इस पिस्टन को जो काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट हो गई है वो जाएगी कहाँ, जो हाफ m u स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी पिस्टन को मिल गई है ना, ये फाइनली कहाँ जाएगी, क्या ये फाइनली इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, सोचो, जिसकी वजह से गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। ये फाइनली कहाँ जाएगी, ये फाइनली इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक बात है, ठीक है, क्योंकि बाहर कोई एटमॉस्फेयर वगैरह, यहाँ कोई इस तरह की चीज नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ, और तो आप ऐसा समझना कि ये हाफ एम यू स्क्वायर, इसको जो एनर्जी मिली, हाफ एम यू स्क्वायर इसको जो एनर्जी मिली है ना, इस एनर्जी से बेसिकली दो काम हुए। क्या क्या दो काम हुए, एक तो टेम्परेचर बढ़ा इसका, एक तो इसका टेम्परेचर बढ़ा, दैट मींस इंटरनल एनर्जी बढ़ी, और दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये पिस्टन ऊपर खिसका, ये पिस्टन ऊपर खिसका, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क डन भी किया गया है, बिल्कुल किया गया है। इस प्रक्रिया के दौरान क्या प्रेशर अंदर में कांस्टेंट रहा, हेंस क्या हाफ एम यू स्क्वायर बराबर डेल्टा क्यू विच शुड बी इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी टाइप की इक्वेशन के आप इमेजिन कर पाएंगे। सीपी क्यों आया है समझना, सीपी क्यों आया है समझना, सीवी क्यों नहीं आया, सीवी क्यों नहीं आया, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि एन सीवी डेल्टा टी तो केवल इंटरनल एनर्जी राइज है गैस का, उसके अलावा भी एक चीज और हुई है, क्या, जो पिस्टन है वो पिस्टन डेल्टा एच ऊपर उठ के चला गया है, हेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट भी वर्क डन हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात, हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर मैं देखूं तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क डन, दो चीजें हुई हैं, तो भले ही यहां बाहर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट तो वर्क डन नहीं हो रहा है, पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट तो वर्क डन हो रहा है, इसलिए मैंने डेल्टा क्यू का सिंबल का इस्तेमाल किया, विच इज एन सी पी डेल्टा टी। एन सी पी डेल्टा टी में दोनों चीजें शामिल हैं, एन सी पी डेल्टा टी में इंटरनल एनर्जी राइज भी शामिल है, और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट जो वर्क डन किया गया है वो भी शामिल है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल कर लिया है मैंने। गैस कौन सी थी महाराज, हीलियम थी, हीलियम गैस थी, है ना। तो हीलियम गैस का सीपी कितना है, 5/2, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू n इंटू 5/2 आर डेल्टा टी। सही बात है, सही है। दिस इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, तो दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक। हमें किस चीज की जरूरत थी, हमें एन आर डेल्टा टी की जरूरत थी, तो क्या एन आर डेल्टा टी की वैल्यू हमें दिख रही है कितनी, एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, 2 से 2 कट गया, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दिख रही है वहां से, एन आर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, तो एन आर डेल्टा टी, एन आर डेल्टा टी का जो वैल्यू है ना, दैट इज एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, सही है। 2 से 2 कट गया, एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, उसको अपन यहां रख दे रहे हैं, हेंस एम जी डेल्टा एच, एम जी इंटू डेल्टा एच इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये m से m भी घट गया, हेंस डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5g, सी ऑप्शन, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5g विच इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ जाती है बात। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपसे एक गो में ना हो, पर मैंने जब एक्सप्लेन कर दिया है उसके बाद आप दोबारा कोशिश करेंगे तो आपको बड़े मजे से हो जाएंगे, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक। तो यू स्क्वायर बाय 5g करस्पॉन्डिंगली हमारा आंसर बनेगा। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो जरा ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन, और पॉज करो, पूरा स्क्रीन पर है क्वेश्चन, पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ थोड़ा,
और फिर मैं समझाऊंगा अभी क्वेश्चन को, तो मेरे साथ साथ देखना। चलो जी, तो मैं मान ले रहा हूं कि आपने कोशिश करी होगी, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। कोई जरूरी नहीं है कि उस कोशिश से रिजल्ट आ जाए, है ना, कोई जरूरी नहीं है। पर कोशिश करने से हम स्ट्रांग बनते हैं, कोशिश करने से स्ट्रांग बनते हैं, है ना, कोशिश करने से हम स्ट्रांग बनते हैं। यूं जमीन पर बैठकर तू क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर तू क्यों आसमान देखता है, अपने पंख खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठ के तू क्यों आसमान देखता है, अपने पंख खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। अपने दिमाग के पंखे खोलो, है ना, विंडोज खोलो ब्रेन की, और तुम्हारी जो उड़ान है बस उसी को जमाना देखेगा। तुमने ख्वाब कितने देखे हैं आसमान में उड़ने के, उससे कोई मतलब नहीं है। पर जो तुम उड़ोगे वही देखा जाएगा, है ना, वही ट्रुथ होगा। चलिए जी, तो टू पिस्टन P1 एंड P2 ऑफ ईच ऑफ मास m, पिस्टन का मास m है, तो ये पिस्टन है, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है। ट्रैप n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस बिटवीन देम, ठीक है जी। तो आइडियल गैस इन दोनों पिस्टन्स के बीच में ऐसी n मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस है, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया बात है। तो इन दोनों पिस्टन्स के बीच में n मोल्स हैं इसी आइडियल गैस के। बोथ पिस्टन्स कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, ठीक है, पिस्टन्स कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, ठीक है। इन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला वो ए दिया हुआ है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। समझ रहे हो, एक पाइप है, पाइप में पिस्टन मूव कर रहा है, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, तो पिस्टन का भी ए हो गया। अच्छा जी, फिर क्या कहता है, दी पाइप एंड दी पिस्टन आर परफेक्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट, द पाइप एंड द पिस्टन, पाइप एंड द पिस्टन आर परफेक्ट कंडक्टर्स। इसका मतलब जो सराउंडिंग टेम्परेचर है वही टेम्परेचर हमारी गैस का भी रहेगा। अच्छा जी, एंड मास ऑफ द ट्रैप्ड गैस इज नेग्लिजिबल, द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग इज T0 एंड P0। बाहर में जो लोग हैं वहां टेम्परेचर है T0 और प्रेशर है P0, तो ऑब्वियसली हमारी गैस का टेम्परेचर भी T0 हो जाएगा। फिर क्या कहता है, इफ अ कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन पिस्टन P1, यहाँ पर हम एक कांस्टेंट फोर्स F लगा देते हैं, है ना। तो अगर अगर इस पिस्टन पर हम कोई कांस्टेंट फोर्स F लगा देते हैं, as shown in this figure, what will be the final separation between the two pistons? ठीक, तो what would be the final separation between the two pistons? ऐसा तभी होगा जब दोनों पिस्टन के बीच का गैप कांस्टेंट हो जाए, जब दोनों पिस्टन के बीच का गैप कांस्टेंट हो जाए तभी तो मैं बताऊंगा कि फाइनल सेपरेशन क्या है। तो दोनों पिस्टन्स के बीच जो फाइनल सेपरेशन है, ये जो फाइनल सेपरेशन है, मान लेते हैं फाइनल सेपरेशन दोनों पिस्टन्स के बीच फाइनल सेपरेशन है x सपोज, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है समझना कि जब x टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगा तो पिस्टन P1 और पिस्टन P2 दोनों ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे होंगे। बोलो भाई, मान लेते हैं कि जब ऐसा हो रहा है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैंने जो भी कहा, मैंने कहा व्हेन x इज कांस्टेंट, है ना, या व्हेन x डू नॉट वेरी विद टाइम, व्हेन x इज कांस्टेंट, बोथ पिस्टन have same velocity and acceleration, same velocity and both piston must have same velocity and acceleration। ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों का वेलोसिटी और दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं हुआ, तो फिर दोनों पिस्टन्स के बीच का गैप कांस्टेंट थोड़ी रह जाएगा, वो तो वेरी करेगा फिर टाइम के साथ। क्वेश्चन ने पूछा है कि लॉन्ग टाइम बाद इनके बीच का गैप बता दीजिए, तो ऑब्वियसली उस समय की बात हो रही है जब पिस्टन P1 और पिस्टन P2 की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम हो गए होंगे। मान लेते हैं कि उस समय अंदर में प्रेशर हो गया है P, मान लेते हैं कि उस समय अंदर में प्रेशर हो गया है P, तो पिस्टन P1 की अगर बात करें तो क्या पिस्टन P1 पर बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है वो फोर्स लगा रहा है P0 है, फिर ये फोर्स लग रहा है F, और इधर से फोर्स लग रहा है P ए लेफ्टवर्ड साइड में, और इन सब की वजह से पिस्टन P1 किसी ए एक्सेलरेशन से अगर चल रहा है ना, पिस्टन P1 अगर किसी ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो पिस्टन P1 के लिए फोर्स इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, देखना जरा ध्यान से, P0A प्लस F माइनस PA इज इक्वल टू, ये हो गया नेट फोर्स,
जो पिस्टन 1 पर है इज इक्वल टू मास ऑफ पिस्टन 1 m इंटू एक्सेलरेशन a। ठीक, सेम काम हम पिस्टन 2 पर करें तो पिस्टन 2 पर ये प्रेशर फोर्स बाहर की तरफ धक्का मारेगा, है ना, पी ए बाहर की तरफ धक्का मारेगा पी ए, और पी नोट ए अंदर की तरफ धक्का मारेगा, बस और तो कुछ है नहीं। तो पी ए माइनस पी नोट ए शुड बी इक्वल टू, सेकेंड पिस्टन का मास भी सेम है और सेकेंड पिस्टन का एक्सेलरेशन भी सेम है। समझ लो मेरी बात, दैट मीन्स पी नोट ए प्लस एफ माइनस पी ए शुड बी इक्वल टू पी ए माइनस पी नोट ए। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? यहां से हम फाइनल प्रेशर पी का वैल्यू समझ सकते हैं कि फाइनल प्रेशर पी का वैल्यू क्या होगा। दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ, दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ, तो मुझे दोनों को इक्वेट करने के बाद जो मिल रहा है वो ये मिल रहा है, पी नॉट ए प्लस एफ माइनस पी ए इज इक्वल टू पी ए माइनस पी नॉट ए। ठीक है जी। अपने को पी चाहिए था, है ना, तो टू पी नॉट ए प्लस एफ, टू पी नॉट ए प्लस एफ डिवाइडेड बाय टू ए इज पी, डिवाइडेड बाय टू ए इज द प्रेशर पी। ठीक है जी। तो प्रेशर पी, अंदर में जो प्रेशर पी बनेगा उसका फॉर्मूला निकल आया हमें, टू पी नॉट ए प्लस एफ डिवाइडेड बाय टू ए। यहां तक समझ में आना चाहिए सबको? ठीक, अच्छा जी। ये है अंदर में जो प्रेशर है वो, है ना, उसका एक्सप्रेशन, प्रेशर का एक्सप्रेशन, कि अंदर में जो प्रेशर होगा वो ये होगा। ठीक, चूंकि परफेक्ट कंडक्टर्स है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, जो टेम्परेचर पहले था वही रहेगा, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा गैस पर तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की इक्वेशन लगेगी। तो पहले प्रेशर P नॉट था, है ना, और पहले कुछ वॉल्यूम V नॉट रहा होगा, है ना, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। V2 कितना हो जाएगा? V2 हो जाएगा A इंटू एक्स। तो देखो जरा, मैंने इमेजिन कर लिया है, क्या इमेजिन कर लिया है कि एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट द प्रोसेस ऑन द गैस इज आइसोथर्मल। तो चूंकि द प्रोसेस ऑन द गैस इज आइसोथर्मल, क्यों आइसोथर्मल? बिकॉज द प्रेशर, बिकॉज द टेम्परेचर इज सेम, अंदर का टेम्परेचर हमेशा ही T नॉट रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि परफेक्ट कंडक्टर्स है। लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो टेम्परेचर गैस का नहीं बदल रहा है, हेंस इनिशियल जो प्रेशर था, वो पी नॉट ही था, है ना, और इनिशियल वॉल्यूम अगर वी नॉट था तो पी नॉट वी नॉट शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर जो अभी अभी अपन ने निकाला है P इंटू फाइनल वॉल्यूम जो कि है A इंटू एक्स। फाइनल वॉल्यूम क्या है? फाइनल वॉल्यूम है A इंटू एक्स। क्वेश्चन ने हमसे x पूछा है ना, क्वेश्चन ने हमसे x पूछा है, तो x का वैल्यू हो जाएगा P नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय पी ए। नेक्स्ट पेज पर ले आते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा P नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय पी ए, और पी ए का वैल्यू है टू पी नॉट ए प्लस एफ बाई टू। ठीक, ठीक है भाई। क्या इस पी नॉट वी नॉट को मैं इनिशियली एन आर टी नॉट जैसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। हेंस ये टू ऊपर चला गया, तो टू इंटू एन आर इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट डिवाइडेड बाय टू पी नॉट ए प्लस एफ। क्या ये एक्स का एक्सप्रेशन आ रहा है? ये एक्स का एक्सप्रेशन आ रहा है, और देखो ये हमारे एक ऑप्शन में भी है, टू एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय पी नॉट ए प्लस टू एफ। यही आ रहा है, टू एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय टू पी नॉट ए प्लस एफ, है ना, टू पी नॉट ए प्लस एफ। बी ऑप्शन, सही बैठ रहा है। तो राइट आंसर क्या है भैया? बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। देखिए इसने क्या आंसर दिया, बी दिया, बी आंसर राइट आंसर है। समझ में आ जाती बात? कतई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और क्वेश्चन से हम डरे नहीं, है ना, क्वेश्चन से हम डरे नहीं, ठंडे दिमाग से उसको अप्रोच करें तो बड़े मजे से क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन लिए हैं ये सभी बेसिकली केटीजी पर थे। केटीजी पर मैंने थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि बाकी तो बड़े रूटीन क्वेश्चन बनते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर, बहुत आसान, कि भैया वेलोसिटी बता दो, वीआरएमएस बता दो, फलाना ऑक्सीजन था उसमें टेम्परेचर ये था तो बता दो कि फलाने गैस का क्या, ये सब रहेगा। वो बहुत ईजी है, वो तो सब आपने खूब करे होंगे। ये थोड़े से अलग फ्लेवर के क्वेश्चन हैं जो कि मुझे लगा कि करने चाहिए। ठीक, एक और देखिए उसी अंदाज में एक और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है। अ सिलिंड्रिकल वेसल कंटेन्स मोनोटोमिक गैस अंडर अ लाइट पिस्टन
अब की बार ये पिस्टन लाइट है, दी वेसल एंड दी पिस्टन आर बोथ परफेक्ट इंसुलेटर्स। परफेक्ट इंसुलेटर्स मतलब क्या हुआ, हीट एनर्जी ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ठीक। इनिशियली द पिस्टन इज एट ए हाइट h नॉट above the initially the piston is at a height h naught above the bottom of the vessel c figure। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन को? क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, फिर अभी ट्राई करने का पेज भी दूंगा। तो इसमें आइडियल गैस है, ये रही आइडियल गैस, ऐसे फील्ड है, ये मासलेस पिस्टन है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन है, इनिशियल हाइट h नॉट है, मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है जी। वेसल एंड द पिस्टन आर बोथ इंसुलेटर्स ऑफ हीट। इनिशियली द पिस्टन इज एट ए हाइट h नॉट, दिखाई दे रहा है हमें, अबव द बॉटम ऑफ द वेसल अ बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h। अब एक बॉल है m मास की, ये रही, इस बॉल को पिस्टन से h हाइट ऊपर से छोड़ दिया जाता है ऐसे, तो ऑब्वियसली ये mgh एनर्जी लेके पिस्टन से टकराएगी, है ना, mgh एनर्जी लेके पिस्टन से टकराएगी। A ball of mass small m is dropped from a height h above the piston, collide elastically multiple times। और क्या हो रहा है, वो जो बॉल है it is colliding elastically multiple times with the piston before it finally rests on the piston। और फाइनली पिस्टन पर रेस्ट भी कर जाती है बॉल, जिसका मास m है। ध्यान रखना पिस्टन का कोई मास नहीं है। If the piston finally stays at the same height h naught, then the height h from which द बॉल वॉज ड्रॉप्ड। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि सारी कलाकारी हो जाने के बाद, मल्टीपल टाइम्स बॉल के कोलिजन हो जाने के बाद, जब सब सेटल होएगा फाइनली, तो ये पाया जाता है कि पिस्टन उतने ही हाइट h नॉट पर है, पाया जाता है ये पाया जाता है कि पिस्टन उतने ही हाइट h नॉट पर है भाई, है ना। अगर ऐसा है तो आप मुझे बता दीजिए कि किस हाइट h से बॉल को ड्रॉप किया गया था, किस हाइट h से बॉल को ड्रॉप किया गया था। अच्छा जी, अब देखिए क्या है कहानी, पहले आप अपने आप से ट्राई करने की कोशिश करिए। चलो पॉज करो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, पॉज करो, कोशिश करो जरा खुद से करने की, कुछ कर सकते हो क्या, देखो रूटीन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने की कोशिश करोगे तो फायदा नहीं होगा, है ना, थोड़ा समझ के करोगे तो फायदा होगा। अच्छा जी, जरा देखें क्या हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि मान लेते हैं कि बाहर में प्रेशर पी नॉट रहा होगा, तो चूंकि पिस्टन लाइट है, पिस्टन का कोई अपना मास नहीं है, तो गैस का भी प्रेशर पी नॉट रहा होगा इनिशियली। ये तो है इनिशियल सिचुएशन। मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है ऐसा, तो प्रेशर पी नॉट और जो वॉल्यूम है वो रही होगी ए एच नॉट, है ना। तो प्रेशर पी नॉट और वॉल्यूम रही होगी ए एच नॉट। तो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लिखूं तो पी नॉट इंटू ए एच नॉट पी वी, है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एन है आर, और मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर रहा टी नॉट, सपोज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी की इक्वेशन लिखे। फिर क्या हुआ, बॉल गिरी, टकराई, जो भी होना था हुआ, और फाइनली बॉल इस पिस्टन पर सेट हो गई। क्योंकि बॉल के पास मास m है, तो क्या तुम समझ रहे हो कि अब जो प्रेशर होगा यहाँ, है ना, अब जो प्रेशर होगा क्या वो पी नॉट से बढ़ जाएगा, क्या पी नॉट प्लस एम जी बाई ए प्रेशर होगा फाइनली। फाइनली जो प्रेशर बनेगा, फाइनल सिचुएशन में जो प्रेशर बनेगा, क्या हम समझ रहे हैं कि वो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एम जी डिवाइडेड बाई ए, है ना, पर वॉल्यूम अभी भी उतना ही है ए एच नॉट। क्या इसका सीधा सीधा मतलब है, क्या इसका सीधा सीधा मतलब है कि गैस का जो टेम्परेचर है वो टी नॉट से बढ़कर कुछ टी हो गया होगा, टी ग्रेटर देन टी नॉट है, क्लियरली गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया होगा, बोलो भाई। और वैसे भी चूंकि सब कुछ परफेक्ट इंसुलेटर है, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पर गैस हीट एनर्जी एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं करेगी क्योंकि इंसुलेटर्स हैं सारे, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ गया है ना, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, गैस का टेम्परेचर बढ़ गया है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। ये हमने इनिशियल और फाइनल सिचुएशन को देखा, इनिशियल और फाइनल सिचुएशन को देखा, और हमने पाया कि भैया ये हुआ है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, मान लेते हैं सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को मैं माइनस कर दूं, इसको मैं बोलूं सेकंड, इसको मैं बोलूं फर्स्ट, और इसमें से इसको माइनस कर दूं, तो पी नॉट ए एच नॉट का टर्म तो कट जाएगा, एम जी बाई ए इंटू ए एच नॉट से एम जी एच नॉट, लेफ्ट हैंड साइड में जो मिलेगा वो मिलेगा एम जी एच नॉट, एम जी एच नॉट, और राइट हैंड साइड में जो मिलेगा वो मिलेगा एन आर डेल्टा टी, है ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, हेंस एम जी एच नॉट, एम जी एच नॉट इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी की कहानी बनेगी, ठीक। अच्छा जी, अब दूसरी चीज को समझिए, अब हम इसको एनर्जी के व्यू पॉइंट से देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को।
तो अगर आप इस क्वेश्चन को एनर्जी के व्यू पॉइंट से देखें तो जब ये बॉल यहां गिरी तो बॉल के पास कितनी एनर्जी थी, mgh है। बॉल के सारे कोलिजन इलास्टिक हैं और मटेरियल हीट इंसुलेटर से बना हुआ है, तो क्या हीट एनर्जी बाहर नहीं जा सकती सिस्टम से? तो जो एनर्जी थी बॉल के पास mgh, वो गई कहाँ? बॉल के पास जो एनर्जी थी भाई साहब mgh, वो गई कहाँ? mgh एनर्जी कहाँ गई? बताओ फटाफट, कहाँ गई एनर्जी? mgh एनर्जी कहाँ गई? क्या mgh एनर्जी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में खर्च हो गई? बोलो, है ना? कि mgh जो एनर्जी थी वो mgh एनर्जी कहाँ चली गई? वो mgh एनर्जी अगेन यहाँ भी हम कहेंगे कि गैस को जो एनर्जी मिली वो mgh है, जिससे गैस ने जो भी करना था किया। गैस ने अगेन दो काम किए, क्या क्या दो काम किए भाई साहब? गैस ने अपना टेम्परेचर बढ़ाया और जो एम मास था उस एम मास को ऊपर उठा लिया, एच ऊपर उठा लिया, है ना? नहीं, इफ द पिस्टन फाइनली स्टेज एट द सेम हाइट एच नॉट देन द हाइट एच फ्रॉम विच एच नॉट बॉल वाज ड्रॉप्ड। ओके, तो जिस मोमेंट पर बॉल इससे टकराई थी और हाफ एम यू स्क्वायर एनर्जी उसको ट्रांसमिट करी थी, उस मोमेंट पर तो बॉल यहीं थी और फाइनली भी बॉल यहीं है, तो बॉल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में तो फर्क नहीं आ रहा है। हेंस एमजीएच जो एनर्जी बॉल को मिली है, एमजीएच एनर्जी जो सिस्टम को मिली है, क्या वो केवल और केवल अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग गई है? इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग गई है। गैस मोनोटॉमिक है, हेंस इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी। So this should be equal to n cv 3 by 2r n cv delta t। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रही है आपको? सही बात है, n cv डेल्टा टी। cv क्यों आया है और पिछले क्वेश्चन में cp क्यों आया था, यहां cv क्यों आया है, ये समझने जैसा है। क्योंकि यहां पिस्टन मूव नहीं किया, फाइनली एच नॉट हाइट पर ही था और फाइनली भी एच नॉट पर ही रहा, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। इसलिए नेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो गया। हेंस mgh इज इक्वल टू n इंटू 3/2r डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी की वैल्यू में mgh0 यहाँ रख दूं, mg कैंसिल आउट कर दूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू 3/2 h0, है ना? मुझे मिलेगा h इज इक्वल टू 3/2 h0, विच इज बी वाला ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन है ना, विच इज बी वाला ऑप्शन। समझ गए? ऐसा है। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो लिए हैं मैंने अभी, ये बड़े टिपिकल टाइप के हैं, कोई कैलकुलेशंस नहीं है, एल्जेब्रिक नेचर है। और कभी कभी इस तरह के सुंदर और प्यारे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनको देख के लोग डरते हैं, बच्चे डरते हैं, पर डरने जैसा कुछ नहीं है। ठीक, अब मैं थोड़े से क्वेश्चन जो आए हुए पीवाईक्यूज हैं वो भी ले रहा हूं, सो दैट थोड़े से कैलकुलेशंस और उसका भी हमें आइडिया लगे। और खासकर रीसेंट क्वेश्चंस, रीसेंट पीवाईक्यूज लिए मैंने, 2023 2022 टाइप्स के पीवाईक्यूज लिए, हमें थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए कि भैया इस एरिया से क्या पूछा जा रहा है। ठीक, तो जरा देखें 2023 का क्वेश्चन। साइड हो जा रहा हूं मैं, आराम से तसल्ली से देखिए, सॉल्व करिए। साइड हो गया हूं, आराम से तसल्ली से देखिए और मजे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इजी है बहुत, 2023 का एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक, 1 मोल, मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को अब। तो जिन लोगों ने कोशिश कर ली होगी, वेल एंड गुड। जो चाहते हैं मैं समझा दूं क्वेश्चन फिर वो सॉल्व करें, उनके लिए मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। 1 मोल of an ideal gas, 1 mole of an ideal gas undergoes two different cyclic process 1 and 2. So this is process 1 and this is process 2. वही गैस दो बार अलग अलग प्रोसेस में हो रही है। साइकिल 1 प्रोसेसेस A B C and D। A B C and D देखते जाओ जरा कौन कौन से हैं, A B C और D। तो A ऑब्वियसली कौन सा प्रोसेस है? आइसोबेरिक, प्रेशर कांस्टेंट है ना। फिर B यहां से यहां तक कौन सा प्रोसेस है? क्वेश्चन ने बताया कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। फिर ये आइसोबेरिक प्रोसेस है और फिर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है जी। ठीक, ऐसे ही सेकंड जो पार्ट है उसमें ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश की बात हो रही है। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, जिसमें से प्रोसेस ए डैश है आइसोथर्मल, फिर आइसोकोरिक, फिर आइसोबेरिक, फिर आइसोकोरिक। अब वो क्या कहता है, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 1 इज दिस एंड टोटल वर्क डन ड्यूरिंग साइकिल 2 इज दिस, देन फाइंड द रेशियो ऑफ दिस टू दिस, W1/W2 का रेशियो बता दो। ठीक है भाई, तो टोटल वर्क डन इस साइकिल में, टोटल वर्क डन कितना होगा ये समझना है हमें, है ना। इस साइकिल में टोटल वर्क डन क्या होगा, इस बात को समझना है। क्या हम जानते हैं कि क्लोज्ड फिगर, अगर पीवी ग्राफ में क्लोज्ड फिगर है तो टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन उसके एरिया से निकल आता
है ना, नेट वर्क डन कैसे निकल आता है, उसके एरिया से निकल आता है। और अगर क्लॉकवाइज ऑर्डर है, साइक्लिक प्रोसेस का क्लॉकवाइज ऑर्डर है, तो नेट वर्क डन पॉजिटिव भी होता है, नेट वर्क डन पॉजिटिव भी होता है। अगर हम एक काम करें, अगर हम एक काम करें देखें, मेरी बात ध्यान से समझना, ये वाला हिस्सा का एरिया निकालना तो आसान है, ये तो बहुत इजी है। क्यों इजी है, ये वी नॉट, ये टू वी नॉट, तो वी नॉट हो गया, ये टू पी नॉट, ये फोर पी नॉट, तो ये टू पी नॉट हो गया। हेंस ये वाला जो एरिया है, दिस इज टू पी नॉट वी नॉट, टू पी नॉट वी नॉट, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक, अब ये जो छोटा सा रह गया है, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन। पर वो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है, दैट मीन्स ये जो मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया नीचे तक, ये पूरा एरिया बताएगा। क्या उसमें से हमें ये नीचे नीचे वाला एरिया माइनस करना होगा? कौन सा नीचे नीचे वाला एरिया? ये वाला एरिया माइनस करना होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया कितना है भाई साहब? ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, दिस इज टू पी नॉट एंड दिस इज टू वी नॉट और फोर वी नॉट, दिस इज टू वी नॉट, तो टू पी नॉट इंटू टू वी नॉट इज फोर पी नॉट वी नॉट। बोलो, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? हेंस आइसोथर्मल प्रोसेस का जो इनक्लोज्ड एरिया है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा टोटल एरिया माइनस फोर पी नॉट वी नॉट, टोटल एरिया एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन से आएगा, एनआरटी लॉग वी टू बाई वी वन से आएगा। तो एनआरटी, एनआरटी टी को मैं टी नॉट ले ले रहा हूँ, लॉग ऑफ वी टू बाई वी वन, फोर वी नॉट बाई टू वी नॉट मतलब लॉग टू। समझ गए क्या? एन आर इंटू टी नॉट लॉग टू, टोटल, टोटल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन है। इसमें से क्या माइनस करूं मैं? फोर पी नॉट वी नॉट माइनस करूं, माइनस फोर पी नॉट वी नॉट माइनस करूं, ठीक है जी। और इसमें टू पी नॉट वी नॉट को जोड़ दूं तो मुझे डब्ल्यू वन मिलेगा। तो देखो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू, डब्ल्यू वन इज इक्वल टू टू पी नॉट वी नॉट प्लस वन, एन कितना है? वन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? वन। तो आर टी नॉट लॉग टू माइनस फोर पी नॉट पी नॉट, ठीक है, तो माइनस टू बन जाएगा। अच्छा, सेम प्रोसेस हम डब्ल्यू टू के लिए करें, यहां देखें जरा, तो क्या यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी ये वाला नीचे वाला एरिया निकालना तो बहुत आसान है। देखो ये एरिया तो निकालना बहुत ज्यादा आसान है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है ना। ये वाला एरिया, ये रेक्टेंगल है, ऐसी एरिया हो जाएगा कितना? दिस इज वी नॉट टू वी नॉट, दैट मीन्स वी नॉट, एंड दिस इज पी नॉट, एंड ये वाला पॉइंट टू पी नॉट होगा, ये पी नॉट है तो ये टू पी नॉट होगा, तो ये पी नॉट और ये वी नॉट, तो ये तो हो गया पी नॉट वी नॉट, पी नॉट वी नॉट, ठीक है। अब ऊपर वाला एरिया चाहिए हमें। अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है, और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ए डैश में, ए डैश में हम मूव कर रहे हैं, है ना, ए डैश में हम मूव कर रहे हैं अच्छा जी इस वाले आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात करें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है फोर पी नॉट और टू वी नॉट, फोर पी नॉट और टू वी नॉट, है ना। हेंस एट पी नॉट वी नॉट, ध्यान से समझना, एट, फोर पी नॉट टू वी नॉट, एट फोर टू से एट, एट पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू, ये जिस टेम्परेचर पर हुआ टी नॉट पर हुआ, एन आर टी नॉट, ठीक है। तो एन आर टी नॉट की वैल्यू है एट पी नॉट वी नॉट, जो कि मैं वहां सब्सिट्यूट कर सकता हूं। एन आर टी नॉट की वैल्यू है एट पी नॉट वी नॉट, यहां मैं सब्सिट्यूट कर सकता हूं, है ना, इस जगह पर, इस जगह पर एट पी नॉट वी नॉट, ठीक है, एट पी नॉट वी नॉट। तो ये टू माइनस फोर से माइनस टू पहले ही आया, पी नॉट वी नॉट को कॉमन ले लें, है ना, तो माइनस टू, तो इधर से आया, मैंने पी नॉट वी नॉट कॉमन ले रखा है, आर टी नॉट की वैल्यू है एट पी नॉट वी नॉट, तो एट माइनस टू प्लस एट, पी नॉट वी नॉट बाहर गए, लॉग टू,
ये W1 था। ऐसे ही W2 को जब हम लिखेंगे तो P नॉट वी नॉट तो आ चुका है, P नॉट वी नॉट तो आ चुका है ना। ये मान लेते हैं किसी टेम्परेचर T डैश पर हो रहा है ना। तो ऊपर से नीचे तक का एरिया, पूरा जो एरिया है वो लिखेंगे पहले, और फिर ये वाला एरिया माइनस करेंगे, जैसे यहाँ करके दिखाया था मैंने, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से। तो ऊपर से नीचे तक का एरिया अगर हम लिखें तो वो तो फिर आइसोथर्मल के फॉर्मूले से लिखा जाएगा, एन आर टी नॉट लॉग वी टू बाई वी वन। अगेन वी टू बाई वी वन लॉग टू बनने वाला है ना भाई। तो एन आर टी डैश लॉग टू, ये तो ये वाला ऊपर वाला एरिया हो गया, पूरा ऊपर से नीचे तक का हो गया। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज टू पी नॉट, दिस एंटायर थिंग इज टू पी नॉट, एंड दिस एंटायर थिंग इज टू वी नॉट। तो माइनस फोर पी नॉट वी नॉट इज W2। ठीक है, करेक्ट है। अगेन एन आर टी डैश की वैल्यू हो जाएगी फोर पी नॉट वी नॉट, इस जगह पर प्रेशर है फोर पी नॉट, वॉल्यूम है वी नॉट, तो एन आर टी डैश की वैल्यू हो जाएगी फोर पी नॉट वी नॉट। ठीक, तो फोर पी नॉट वी नॉट, फोर पी नॉट वी नॉट दोनों में से कॉमन आके लॉग टू माइनस वन बनेगा, है ना, लॉग टू माइनस वन बनेगा। तो W1 बाय W2 का रेशो, तो पी नॉट वी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, पी नॉट वी नॉट तो कैंसिल हो गया, एट लॉग टू माइनस टू डिवाइडेड बाय, उधर से क्या आ रहा है, उधर से आ रहा है पी नॉट वी नॉट अपन ने काट दिया ना, एट लॉग टू माइनस टू, इधर से आ रहा है फोर बाहर में, फोर, फोर बाहर में, फोर लॉग टू माइनस वन, देखो ध्यान से, है ना, फोर लॉग टू माइनस ऑफ वन, फोर लॉग टू माइनस ऑफ वन, एट लॉग टू, एट लॉग टू माइनस टू, और उधर से आ रहा है फोर, फोर लॉग टू माइनस वन, दैट इज W2, दैट इज W2। ठीक, ठीक है, ऐसा है, ऐसा है। एन आर टी डैश की वैल्यू, एन आर टी डैश की वैल्यू आई थी कितनी, फोर पी नॉट वी नॉट, है ना, फोर पी नॉट वी नॉट आई थी। और ये नीचे वाला एरिया, ये नीचे वाला एरिया भी आया था टू पी नॉट। अच्छा, ये था टू पी नॉट और ये था वी नॉट, तो टू पी नॉट वी नॉट आएगा यहाँ पर, फोर नहीं आएगा, यहाँ टू पी नॉट वी नॉट आएगा इस जगह पर, यहाँ टू पी नॉट वी नॉट आएगा, है ना। इसी वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखो यहाँ आएगा माइनस टू पी नॉट वी नॉट, और तुम्हारा एन आर टी डैश आया है, एन आर टी डैश आया है फोर पी नॉट वी नॉट। तो टू पी नॉट वी नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, टू पी नॉट वी नॉट को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारे पास टू लॉग टू माइनस वन। ठीक है, टू लॉग टू माइनस, टू लॉग टू माइनस ऑफ वन। ठीक, टू लॉग टू माइनस वन, है ना भाई। ऐसे ही हम ऊपर की सिचुएशन को इमेजिन करेंगे और देखेंगे, है ना, और इसका W1 और W2 का रेशो निकालेंगे। बाकी कैलकुलेशंस चेक करने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस में, है ना, कुछ थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ठीक, राइट आंसर है इसका टू, तो जो रेशो है W1/W2 का, वो रेशो टू आ जाएगा एग्जैक्टली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक, अच्छा, जिस जगह भी कम पड़ जाती है ना स्क्रीन पर लिखते लिखते। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ अगेन, 2023 में आया गया प्रश्न है, देखें जरा, पढ़े क्या कहता है, क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे। A closed container contains a homogeneous mixture of 2 moles of an ideal monatomic gas, gamma is equal to 5 by 3, and 1 mole of ideal diatomic gas. Okay, तो mixture पर based है question, mixture की situation है, closed container है, contains homogeneous mixture of 2 moles of an monatomic gas and 1 mole of diatomic gas. ठीक है जी, gamma is the ratio this. The gas mixture does a work of 66 joules when heated at constant pressure. तो 66 जूल का वर्क करता है जब उसको कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया जाता है। तो बता दीजिए व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। ठीक, अच्छा जी तो द गैस मिक्सचर डज अ वर्क ऑफ 66 जूल्स व्हेन हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो हम जान रहे हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम वर्क डन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा P डेल्टा V।
और पी डेल्टा वी हो जाएगा एन आर डेल्टा टी। बोलो, एन आर डेल्टा टी। एन है टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि हो जाएंगे 2 और एक 3। हेंस वर्क डन जो कि कितना था 66, 66 डिवाइडेड बाय 3 इज द एक्सप्रेशन फॉर आर डेल्टा टी, है ना, दैट मीन्स 22। तो 66 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 22 इज आर डेल्टा टी। आर डेल्टा टी आ गया हमारे पास। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी में चेंज एन सी वी डेल्टा टी होता है। चूंकि ये मिक्सचर है तो सी वी इक्वलेंट निकालना पड़ेगा। है जो क्वेश्चन ने पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू एन सी वी इक्वलेंट इंटू डेल्टा टी। और हम इतने लकी हैं, हम इतने लकी हैं कि डेल्टा टी का एक्सप्रेशन 22 बाय आर हम पहले ही निकाल चुके हैं। डेल्टा टी का एक्सप्रेशन 22 बाय आर पहले ही निकाल चुके हैं। और एन टोटल नंबर ऑफ मोल्स है जिसकी वैल्यू 3 हम पहले से ही जानते हैं। हेंस 3 इंटू डेल्टा टी जो कि उधर से कितना है 22 डिवाइडेड बाय आर इंटू सी वी इक्वलेंट। अब सी वी इक्वलेंट ढूंढना पड़ेगा हमें। तो सी वी इक्वलेंट का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन सी वी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन। ठीक, सीवी इक्वलेंट निकालने का, सीवी इक्वलेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है, सीवी इक्वलेंट ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन सीवी डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एन। या तो दो ही गैसेस हैं, तो 2 मोल है मोनोटॉमिक गैस के, है ना, 2 मोल है मोनोटॉमिक गैस के। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू मोनोटॉमिक गैस का सीवी, मोनोटॉमिक गैस 3/2 आर, तो 2 इंटू 3/2 आर प्लस 1 मोल है डाइटोमिक गैस का, तो 1 इंटू 5/2 आर। ठीक है, ठीक है। तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 जो कि है 3, जो कि कितना है 3। तो CV इक्वलेंट देखो कितना आ गया 6 प्लस 5, 6 7 8 9 10 11, 11/6 आर। तो CV इक्वलेंट की वैल्यू आ रही है 11/6 आर। और CV इक्वलेंट को मैं उठा के यहाँ रखने वाला हूँ। तो अब देखो क्या मिलेगा मुझे। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 22/r इंटू CV इक्वलेंट है 11/6 आर। ठीक है, करेक्ट है। तो आओ जरा देखें तो क्या क्या हो गया। 3 3 2 6 कटा 2 11 टाइम्स कटा आर, आर कटा 11 इंटू 11 इज 121। तो यही आंसर 121। समझ रहे हो, ये आंसर है। बहुत ज़्यादा आसान, बहुत ज़्यादा आसान। 2023 का एकदम तरोताज़ा प्रश्न चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है किसकी, मिक्सचर के लिए। बहुत ज़्यादा आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी अगला क्वेश्चन देखिए, फिर 2023 का। देख रहे हो 2023 के 2023 के लास्ट ईयर के कितने सारे क्वेश्चन है। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। 2 लोगों को मिलाया हुआ है, सरफेस टेंशन के फंडे भी इसमें इस्तेमाल कर लिए हैं। देखने में डिफिकल्ट लग सकता है। एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग अ वेटलेस पिस्टन विद अ होल। ठीक है जी, तो वेटलेस पिस्टन है, तो जो बाहर का प्रेशर वही अंदर का प्रेशर हो जाएगा अगर ये पिस्टन फ्री हुआ तो। कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 मीटर, कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस 0.1 मीटर। तो कैपिलरी ट्यूब का रेडियस दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, सॉरी 0.1 मिलीमीटर, is dipped vertically into the liquid through the airtight piston hole as shown in this figure. The air in the container is isothermally compressed from its original volume. एयर यहाँ है, एयर यहाँ है। ठीक, तो मान लेते हैं कि इसको जब कंप्रेस नहीं किया था तब की अगर बात करें, है ना, और तब अगर यहाँ जो प्रेशर था वो प्रेशर अगर पी नॉट था, उस समय ये कैपिलरी में जो लिक्विड राइज किया, है ना, कैपिलरी में जो लिक्विड राइज किया अगर वो एच नॉट था, तो हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी ट्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सरफेस टेंशन को अगर अपन एस बोले तो हो जाएगा 2s cos थीटा, 2s cos थीटा अपॉन इस ट्यूब का रेडियस r इंटू रोहो इंटू जी। ये अलग बात है कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 0 दिया हुआ है, तो cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक, ठीक है जी। सो एच नॉट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2s डिवाइडेड बाय r रोहो जी। ठीक, ये है इनिशियल हाइट, अभी तो कुछ किया नहीं है।
ये इनिशियल हाइट। अब जो वो कह रहा है वो करेंगे, एयर एयर इज आइसोथर्मली कंप्रेस्ड। एयर को आइसोथर्मली कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगेगा। और ओरिजिनल वॉल्यूम V0 से 100 V0 बाय V1 कर दिया, 100 बाय 101 V0 कर दिया। तो क्या प्रेशर जो पहले P0 था, क्या उसे बदल के कुछ और हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। हेंस ये जो ट्रैप्ड एयर है, ये वाली, ये जो ट्रैप्ड एयर है, इस ट्रैप्ड एयर को, इस ट्रैप्ड एयर पर हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। ऐसा उसने बोल भी दिया, आइसोथर्मल प्रोसेस करना है। ठीक है जी। तो इनिशियली वॉल्यूम अगर V0 था, तो इनिशियली जो प्रेशर था वो था P0, और वॉल्यूम था V0 इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर अगर P है, फाइनल प्रेशर अगर P है, और फाइनल वॉल्यूम कितना है, 100 बाय 101 V0। ठीक है। हेंस हमें फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन मिलेगा यहाँ से, V0 एंड V0 कट गए। हेंस जो फाइनल प्रेशर आने वाला है दैट इज 101 बाय 100 रो। जो फाइनल प्रेशर आएगा दैट इज 101 डिवाइडेड बाय 100 रो। दिस इज द फाइनल प्रेशर, जो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये कैपिलरी ट्यूब ऊपर तो खुली हुई है, हेंस यहाँ जो प्रेशर है वो तो है P0। ठीक है। अच्छा जी, फिर इस जगह पर यहाँ जो प्रेशर होगा वो होगा P0 माइनस 2S डिवाइडेड बाय R। और मान लेते हैं, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा था कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द कैपिलरी ट्यूब। मान लेते हैं अब हाइट अगर h है ना, अब हाइट अगर h है, तो ध्यान से देखना, P0 माइनस 2S बाय R प्लस रो जी एच। अगर h हाइट, अभी नई हाइट जो है अगर वो h है ना, तो देखो हम कहाँ से कहाँ चले, P0 माइनस 2S बाय R यहाँ गए, प्लस रो जी एच यहाँ गए, और अगर पानी का इनफ्लो ऊपर चढ़ाना बंद हो गया है, तो जो प्रेशर अंदर है वही यहाँ होगा, और अंदर जो प्रेशर है वो है 101 बाय 100 रो। सही है, करेक्ट है। सो दिस इज 101 डिवाइडेड बाय 100 इंटू इंटू प्रेशर P, नॉट रो नॉट है, P नॉट है इनफैक्ट, P नॉट। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा है भाई, ऐसी सिचुएशन बन रही है। हमें क्या निकालना है, हमें H निकालना है ना, हमें H निकालना है। तो इन सब लोगों को इधर ले जाएं, तो 1 माइनस, या इसको उधर ले जाएं, कैसा भी कर लें। मान लेते हैं P0 को उधर ले गए, तो 100 माइनस 100 P0, दैट मीन्स P0 डिवाइडेड बाय 100। इसको इधर ले जाओगे तो ये P0 डिवाइडेड बाय 100 बन जाएगा इसका, है ना। और रो जी एच माइनस 2S बाय R यहाँ पहले से ही है। ठीक, रो जी एच माइनस ऑफ 2S बाय R इज इक्वल टू P0 डिवाइडेड बाय 100। हमें अगर H चाहिए तो सब कुछ को उधर ले जाएं, हेंस H रो जी एच इज इक्वल टू P0 बाय 100 प्लस 2S बाय R, और फिर उसको रो जी से और डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें H जो हाइट है वो निकल कर आएगी। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ, रो जी एच माइनस 2S बाय R, रो जी एच माइनस 2S बाय R इज इक्वल टू P0 बाय 100। हम्म हम्म हमें निकालना है हाइट, हाइट ऑफ लिक्विड निकालना है, हेंस हाइट ऑफ लिक्विड H। P0 बाय 100 प्लस 2S बाय R डिवाइडेड बाय रो जी। अब आपको केवल इतना करना है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। P0 दिया हुआ है, सरफेस टेंशन S दिया हुआ है, R दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, G दिया हुआ है। ठीक है ना, सारी वैल्यूज यहाँ नीचे में दी हुई है। देखो, P0 की वैल्यू दी हुई है, सरफेस टेंशन S का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लिक्विड का डेंसिटी, सब कुछ दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब कुछ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा सॉल्व करने पर वो है, कितना है, 25 25 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यूज रख देने पर
इसको सॉल्व करने पर जो आंसर है वो कुछ 25 सेंटीमीटर्स के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन से, पर एडवांस का क्वेश्चन है तो है कैलकुलेशन, क्या कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी 23 का है, 2023। सॉल्व करो भाई, पढ़ लिया होगा, देखें जरा क्या कहता है, क्या चाह रहा है। तो कहता है 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट TaV0 टू TF5V0 एडियाबेटिकली। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है ना, कौन सा है, डायटोमिक है कि क्या है वो नहीं बताया, तो गामा है केवल। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट TaV0 टू फाइनल स्टेट दिस, ठीक है, मान लिया। अनदर मोल, ठीक, वो भी वन ही रहा, ऑफ द सेम गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम अ डिफरेंट इनिशियल स्टेट TbV0 टू द सेम फाइनल स्टेट TF5V0। ठीक, तो ऑब्वियसली TF की वैल्यू TB के बराबर होगी क्योंकि आइसोथर्मल है ना, गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली बोला उसने, तो जो फाइनल टेम्परेचर है TF, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू TB के बराबर होनी चाहिए। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक, टू सेम फाइनल स्टेट दिस, अच्छा, और टू द सेम फाइनल स्टेट, चूंकि फाइनल स्टेट सेम है, ये फाइनल स्टेट सेम है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के कोऑर्डिनेट सेम है, तो जो प्रेशर कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे वही प्रेशर कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे, ये भी हम बिल्कुल सही कह सकते हैं, जो प्रेशर कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे वही प्रेशर कोऑर्डिनेट यहाँ होंगे। ठीक है, अब वो क्या चाहता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, देन फाइंड द रेशियो ऑफ TA/TB। ओके भाई, तो हमें TA/TB का रेशियो बेसिकली पकड़ना है, TA/TB की क्या कहानी बनेगी। ठीक है जी, तो TA/TB का रेशियो यहीं से आ जाएगा, देखो ये तो अपन ने समझ लिया कि TB TF के बराबर है, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, जो उस स्टेट से इस स्टेट तक आ रहा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस जिसकी फंडामेंटल इक्वेशन है PV की पावर गामा, उसको टेम्परेचर वॉल्यूम में लेकर आना पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा, है ना। तो एडियाबेटिक प्रोसेस जिसकी इक्वेशन है PV की पावर गामा इज कांस्टेंट, इसको किस में लाना पड़ेगा, टेम्परेचर वॉल्यूम में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे टेम्परेचर वॉल्यूम में, प्रेशर को हटाना पड़ेगा, तो क्या प्रेशर PV nRT से T/V के प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर T/V के प्रोपोर्शनल है, ऐसा कर दूं मैं, तो क्या T/V के प्रोपोर्शनल होने का मतलब हो गया T इंटू V की पावर गामा-1 मस्ट ऑल्सो बी कॉन्स्टेंट। समझे मैंने क्या किया, PV nRT से P का एक्सप्रेशन T/V के प्रोपोर्शनल होगा, P की जगह T/V सब्स्टिट्यूट किया, तो T इंटू वी की पावर गामा-1 बराबर कांस्टेंट मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वॉल्यूम दिखाई दिया। यहाँ तक सबको समझ में आना चाहिए। अब क्या हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट है, हेंस टेम्परेचर TA इंटू V0 की पावर गामा-1, देखते जाओ तो टेम्परेचर TA इंटू V0 की पावर गामा-1 इज इक्वल टू, ये जो TF है वो TB है, तो TF को TB, तो TB लिख लेते हैं, TB, और वॉल्यूम कितना हो गया 5V0, तो 5V0 की पावर गामा-1, भैया V0 की पावर गामा-1 तो दोनों तरफ से कट जाएगा, और आपको TA/TB का रेशियो चाहिए था, तो क्या TA/TB का रेशियो है 5 की पावर गामा-1, कितना ज्यादा आसान है, कुछ भी करने को नहीं है। TA/TB का जो रेशियो है वो क्या है, 5 टू द पावर गामा-1, सिंपल, हेंस क्या आंसर आ गया हमारा, ए आंसर आ गया, 5 टू द पावर गामा-1, ए आंसर आ गया। क्या बहुत ज्यादा आसान है ना, फिर भी क्वेश्चन देखने में अजीब लग रहा था, यही थर्मोडायनेमिक्स का खेल है, क्वेश्चन है तो बहुत आसान है ना, क्वेश्चन इजी है, पर चूंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, लेंदी होता है, डायग्राम भी नहीं वो देते हैं कभी कभी, बहुत बदमाश है ना, डायग्राम भी नहीं देते हैं कभी कभी, तो वो देखने में आपको ऐसा डिफिकल्ट साउंड कर सकता है। देखो 2023 में कितने क्वेश्चन पूछे हैं, हमारे सामने है कहानियां, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स दोनों से मिलाकर 2023 में कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं है ना, कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। देखिए जरा अब तक कितने हो गए 2023 के, 2023 के क्वेश्चन ही अगर हम देखें तो ये 2023 का था 1 2 3, ये भी 23 का ही था 3, है ना भाई, 4 5, पांचवा क्वेश्चन है ये, 2023 के दोनों जो पेपर हुए थे उनमें पांचवा क्वेश्चन है, ठीक, 5 क्वेश्चन 2023 में ही आ गए हैं।
देखिए क्या है, एन आइडियल गैस इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज n, द इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज un, ठीक है। तो उसने कहा कि n जो है, शब्द जो n है, दैट स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। टेम्परेचर फिक्स्ड है और मोल भी 1 है, टेम्परेचर भी फिक्स्ड है, n जो नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल वो 1 है, और टेम्परेचर फिक्स्ड है, ठीक है। ये दो बातें उसने कही कि टेम्परेचर को तो फिक्स कर दिया है, नंबर ऑफ मोल भी 1 है। तो बेसिकली क्या चीज है जो वेरी करा रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम को वेरी कराकर, अगर कोई गैस है उसकी n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अगर कोई गैस है उसकी n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी 1 मोल की, वो उसने लिखा UN। इंटरनल एनर्जी 1 मोल की, वो उसने लिखा UN। हम जानते हैं कि हाफ KT एनर्जी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास होती है ना। हाफ KT एनर्जी हर मॉलिक्यूल की हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास होती है। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम n है, तो क्या n इंटू हाफ KT, क्या ये एनर्जी एक पार्टिकल की हुई? ये एनर्जी किसकी हुई? एक पार्टिकल की। n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हाफ KT एनर्जी हर इंडिपेंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी है, ठीक है भाई। तो n इंटू हाफ KT, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एक मोल में कितने लोग हैं एवोगैड्रो नंबर Na से, तो क्या एक मोल की इंटरनल एनर्जी आ जाएगी? K इंटू Na, गैस कांस्टेंट R होता है, सो दिस इज लाइक n इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 2। हेंस हेंस एक एक्सप्रेशन आपके सामने ये रहा। समझ में आना चाहिए भाई। क्लियरली n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, un की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो डेफिनेटली अगर हम U3 और U6 को कंपेयर करें, तो U6 U3 से ज्यादा होगा, U6 U3 से ज्यादा होगा। ये यहीं से ही गलत हो जा रहा है, ये यहीं से ही गलत हो जा रहा है। U5 U3 से ज्यादा होगा, ये भी गलत हो जा रहा है। U7 U5 से ज्यादा होगा, ये ठीक है, और U7 U6 से ज्यादा होगा, ये भी ठीक है। तो दो, तो हमारे ऑप्शंस बचे, दो गए, ठीक। अच्छा जी, अब दूसरी चीज जो है वो क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। दूसरी चीज जो है वो है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस का क्या फॉर्मूला है? स्पीड ऑफ साउंड अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम नॉट, अंडर रूट ऑफ गामा आर टी डिवाइडेड बाय एम नॉट, यही तो है स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ गामा आर टी बाई एम नॉट। यहाँ पर गामा आता है, दैट मीन्स स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ गामा। गामा क्या है? सीपी बाई सीवी। गामा क्या है? सीपी बाय सीवी। तो गामा गामा जो कि है सीपी बाय सीवी, सीपी बाय सीवी, डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर एफ है, तो सीपी क्या होता है? F+2/2R, और सीवी क्या होता है? F/2R। हेंस सीपी बाई सीवी का रेशियो लोगे तो क्या वो F+2/F आएगा, जो तुम जानते भी हो। हेंस गामा इज 1+2/F। देखो ध्यान से, तो गामा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा इज प्रोपोर्शनल टू 1/डिग्री ऑफ फ्रीडम F। डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है। हेंस डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगी तो गामा कम होगा, गामा कम होगा तो सेम टेम्परेचर और सेम उस पर स्पीड ऑफ साउंड भी कम बनेगी। हेंस अगर मुझे V5 और V7 का कंपैरिजन करना है, तो क्या जो लोअर डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला पार्टिकल होगा उसका स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो U6 ग्रेटर देन V6 ग्रेटर देन V3 गलत, V5 ग्रेटर देन V3 गलत, V5 ग्रेटर देन V7 सही, और V7 ग्रेटर देन V6 गलत। समझ रहे हो? इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी की वजह से ऐसा हुआ है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है, वो स्पीड ऑफ साउंड है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम पर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है, 1/√10 पर काइंड ऑफ डिपेंडेंसी है, और एनर्जी की सीधे सीधे डिपेंडेंसी। इस वजह से ऐसा हो रहा है। क्या ये बहुत ज्यादा आसान है बाबू? बहुत ज्यादा आसान है, कोई भी कष्ट वाली बात नहीं है, ठीक। फिर अच्छा देखें जरा, 2020 का एक क्वेश्चन हमारे सामने क्या कर रहा है। कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P1 एंड V1, ठीक है। 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर, तो कंटेनर बना लेते हैं जल्दी से, ये बना लिया कंटेनर। और 1 मोल ऑफ हीलियम गैस, ठीक। तो इस कंटेनर के अंदर
ये हीलियम गैस भर दी 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ एन हीलियम गैस एनक्लोज इन अ कंटेनर एट इनिशियल प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1। ठीक है जी, तो इनिशियल प्रेशर P1 था और इनिशियल वॉल्यूम V1 था। ठीक है, समझ में आती है बात। इट एक्सपेंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V1। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है, एक्सपेंड्स आइसोथर्मली। ठीक है, तो ये सिस्टम यहां से बदल के ये हुआ, इस सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो हो गया कितना 4V1। तो जो प्रेशर था, चूंकि पीवी कांस्टेंट है तो प्रेशर हो जाएगा P1/4। समझ रहे हो ना, पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो प्रेशर हो गया P1/4, वॉल्यूम हो गया 4V1। और अगर यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं, अगर अगर इस जगह पर टेम्परेचर सपोज T0 था, तो यहाँ भी टेम्परेचर T0 ही रहा। अच्छा जी, अब वो क्या कहता है, आफ्टर दिस द गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 32V1। फिर एडियाबेटिक एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, है ना, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, ये आइसोथर्मल था। फिर क्या हुआ भाई साहब, एडियाबेटिक एक्सपेंशन हुआ, और एडियाबेटिक एक्सपेंशन होने से उसने ये कहा कि वॉल्यूम 32V1 हो गया। तो दैट मीन्स अब जो नया वॉल्यूम है, अब जो नया वॉल्यूम है दैट इज 32V1। ठीक, और गैस कौन सी थी, 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। तो चूंकि हीलियम गैस है, हीलियम मोनोटॉमिक है, तो गामा का वैल्यू पता है हमें, मोनोटॉमिक गैस है तो गामा का वैल्यू कितना हो गया, F+2/2 5/3। गामा भी नोन है हमें। ठीक, तो गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली एंड इट्स वॉल्यूम बिकम्स 32V1। तो वॉल्यूम 32V1 हो गया, है ना भाई, 32V1 वॉल्यूम हो गया। तो प्रेशर क्या हो गया होगा, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट का इस्तेमाल करके प्रेशर बता सकते हैं और टेम्परेचर भी बता सकते हैं, देखेंगे जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। फिर क्या कहता है, आफ्टर दिस, ठीक है जी, द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन प्रोसेस आर दिस एंड दिस, इनका रेशियो चाहिए। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन हुआ उसका वो कितना वर्क डन हुआ, तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन हमेशा ही होता है nRT log V2/V1। तो n तो 1 है ही, एन आर टी, टी को तो T0 बोल ही रखा है अपन ने, nRT log V2/V1, log V2/V1 log 4। ठीक, अच्छा जी, फिर आ जाते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर बात करें तो एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क डन है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना, तो उसको लिख सकते हैं हम, उसको हम लिख सकते हैं -nR∆T डिवाइडेड बाय गामा-1। ठीक है, गामा की वैल्यू कितनी है 5/3। ठीक, और n तो 1 है ही, सो दिस इज इक्वल टू -R∆T डिवाइडेड बाय 5/3 - 1। 5/3 - 1 कितना हो जाएगा, 5 - 3/3, 2/3। तो दिस इज 2/3। ठीक, डेल्टा टी अभी भी नहीं पता है हमें, है ना, डेल्टा टी की अभी भी होश हवास नहीं है हमारे पास। तो उसके लिए हमें मान लेते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर में खेल लेते हैं, है ना, वॉल्यूम और टेम्परेचर में खेल लेते हैं। अभी अभी हमने सीखा था कि टेम्परेचर टी इंटू वॉल्यूम की पावर गामा-1 इज कांस्टेंट। अभी किया था ना हमने, प्रेशर को हमने सब्स्टिट्यूट किया था T/V, तो ये आया था। ठीक, तो यहाँ टेम्परेचर था T0, यहाँ टेम्परेचर था T0 और वॉल्यूम था 4V1 की पावर गामा-1। नाउ गामा इज 5/3, गामा-1 इज 5/3 - 1, 2/3 इज इक्वल टू, फाइनल टेम्परेचर तो नहीं पता है तो फाइनल टेम्परेचर को टी छोड़ देते हैं। फाइनल वॉल्यूम है 32V1 की पावर 2/3। हमें चाहिए फाइनल टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली V1 तो कट गया, 4 की पावर 2/3 को और इधर है 32 की पावर 2/3, है ना, तो 4 को 2 की पावर 2 लिखा, तो इधर हो गया 2 की पावर 4/3। तो T0 इंटू, यहाँ T0 इंटू 2 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय, उधर से क्या आ जाएगा, उधर से आ जाएगा 32, है ना, तो 32 इज
32 इज 1 2 3 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 16, 32, तो 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 की पावर 2/3, तो 2 की पावर 10/3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10/3। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ठीक है जी। तो 2 की पावर 4/3 और 2 की पावर 10/3, 4/3 को नीचे ले आते हैं, है ना, तो 4/3 को नीचे ले आते हैं, तो 10 - 4 विच इज 6, 6/3 विच इज 2, तो T0/4 हो जाएगा ये। हेंस यहाँ जो टेम्परेचर है दैट इज T0/4, दैट इज T0/4। ठीक, और अब हम -R डेल्टा टी करें, तो डेल्टा टी करेंगे तो T0/4 माइनस T0 होएगा, तो माइनस को अंदर ले लेते हैं, तो 1 - 1/4 3/4, तो R इंटू 3/4 T0 डिवाइडेड बाय 2/3। ठीक है, वो 3 ऊपर चला गया, और 9/8 R T0 का माहौल बना, है ना, 9/8 R T0 का माहौल बना है। और इधर क्या बना था, इधर बना था R T0 log 4, R T0 log 4, जिसको 2 log 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ log 2 छूटा हुआ है, तो इसको हमने लिख लिया 2R T0 log 2। ठीक, फिर आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का हमें रेशो चाहिए, तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का रेशो रख देते हैं, वहां पर 9/8 R T0 रख देते हैं, R T0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, R T0 कट जाएगा, और F की जगह हमें दिखाई दे जाएगा ये वाला टर्म 16/9, है ना, 16/9 का टर्म दिखाई दे जाएगा, F की जगह ये वाला टर्म दिखाई दे जाएगा। ठीक है, आसान है, इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, और बड़े ही आराम से और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम इनको देख सकते हैं और कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से वीडियो को पॉज करिए और मुझे बताइए, सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर आ रहा है। मैं साइड हो गया हूँ, आराम से सॉल्व करिए और कहानी को कहिए। ओके भाई, देखिए जरा क्या चाहता है, अ थर्मली आइसोलेटेड सिलेंड्रिकल क्लोज्ड वेसल ऑफ हाइट 8 मीटर, ओके, दिस टोटल हाइट 8 मीटर is kept vertical, it is divided into 2 equal parts by a diathermic perfect thermal conductor। ये परफेक्ट थर्मल कंडक्टर है, तो ऊपर नीचे का टेम्परेचर ऑब्वियसली सेम होने वाला है। फ्रिक्शनलेस पार्टीशन ऑफ मास 8.3 kg, okay, mass 8.3 kg। Thus the partition is held initially at a distance of 4 meter from the top as shown in the schematic figure। Each of the two parts of the vessel contains 0.1 mole of the gas and temperature 300 Kelvin। ठीक है जी, तो 0.1 मोल है और 300 केल्विन था इनिशियली, ऊपर नीचे दोनों जगह। पार्टीशन को छोड़ देते हैं, तो जैसे आप पार्टीशन को छोड़ोगे ये अपने वेट की वजह से नीचे जाएगा, है ना, और नीचे जाकर कहीं सेटल होगा। मान लेते हैं यहाँ कहीं सेटल हो गया है, टॉप से किसी वाई डेप्थ पर अगर जाके रुक गया है, तो ये जो हाइट बचेगी, अब ये कितनी बचेगी, 8 - y, है ना, ये जो हाइट बचेगी नीचे दैट वुड बी लाइक 8 - y, 8 - y। अच्छा जी, अगर यहाँ पर प्रेशर हो गया है P1 और यहाँ पर हो गया है प्रेशर P2, और इसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे है ही, तो क्या P2 की जो वैल्यू है क्या वो है P1 + mg/a। ठीक है, P2 की जो वैल्यू है दैट इज P1 + mg/a। अच्छा जी, the partition is now released, move without any gas leaking from any part of the vessel to the other, when equilibrium is reached, distance of the partition from the top विल बी, जिसको हमने y माना है, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो y की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। ठीक है, और परफेक्ट थर्मल कंडक्टर है, परफेक्ट थर्मल कंडक्टर है, तो चूंकि परफेक्ट थर्मल कंडक्टर है तो हम इमेजिन करेंगे कि टेम्परेचर ऑफ द गैस विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, तो चूंकि तो दैट मीन्स दोनों ही गैसेस पे आइसोथर्मल प्रोसेस को इमेजिन किया जा सकेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों में ही है, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अच्छा जी। तो क्या प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो सेम आ जाएगा, क्योंकि एनआर टी है, टी सेम है ऊपर नीचे, नंबर ऑफ मोल भी ऊपर नीचे सेम है।
हेंस ऊपर का जो प्रेशर है P1, ऊपर का जो प्रेशर है P1 है ना, इनटू ऊपर का जो वॉल्यूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू वाई, ए इंटू वाई, ये हो गया पीवी का प्रोडक्ट, शुड बी इक्वल टू नीचे में जो प्रेशर है P2 है ना, इंटू ए इंटू 8 - वाई। देखिए, ठीक, ए तो कट ही जाएगा, तो ए तो कट ही गया, और हमें P1 P2 में एक रिलेशनशिप ये मिल गया है, एक रिलेशनशिप ये मिल गया है ना। अच्छा जी, तो P1 P2 और y, अभी तीन अननोन है, अभी तीन अननोन है, अभी और कुछ और इक्वेशन भी हमें लिखनी होगी, अभी और कुछ भी करना होगा हमें, रुको जरा। तो 4 मीटर ऑन द टॉप ऐसे 0.1 मोल ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर, अच्छा इनिशियल 0.1 मोल ऑफ गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। अच्छा जी, तो आपको इनिशियल 0.1 मोल गैस के दिए हुए थे 300 केल्विन टेम्परेचर पर, तो इनिशियल प्रेशर P0 जो रहा होगा और इनिशियल वॉल्यूम जो रहा होगा, मान लेते हैं वो है V0, है ना। तो इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू पता है हमें, क्या वैल्यू है उसकी, उसकी वैल्यू है 0.1 इंटू आर इंटू टेम्परेचर विच इज 300 केल्विन, है ना, करेक्ट है। तो इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमें नोन है 0.1 इंटू आर इंटू 300 केल्विन, और चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, तो ये P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू 0.1 इंटू आर इंटू 300। एक इक्वेशन और आ गई है, अब सॉल्व हो जाएगा। देखो, तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, P1 P2 और y तीन अननोन है, और P1 P2 और y के बीच तीन तरह की हमारी इक्वेशंस बन रही हैं। तो हम एक काम करें, हम P1 की वैल्यू, ये 0.1 और ये 0 खत्म हो गया, 30R डिवाइडेड बाय वाई यहाँ सब्सिट्यूट कर दें, और P2 की वैल्यू भी 30R डिवाइडेड बाय 8 - वाई यहाँ सब्सिट्यूट कर दें, और इसको सॉल्व कर लें। ठीक, इस एक्सप्रेशन को देखें, P2 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखें, 30R डिवाइडेड बाय 8 - वाई, दिस इज P2 इज इक्वल टू P1 विच इज 30R डिवाइडेड बाय वाई प्लस mg/। क्या हम इसको y के लिए सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। बाकी सब कुछ दिया हुआ है, r दिया हुआ है, हमें गैस कांस्टेंट दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मास दिया हुआ है, mg दिया हुआ है, ठीक है। और किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, r की जरूरत पड़ेगी, r दिया हुआ है हमें, ठीक है। ऐसा डिवाइड टू पार्ट्स ऑफ दिस टू एरिया दिस, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, अच्छा जी, डिस्टेंस ऑफ द पार्टीशन फ्रॉम द टॉप, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर, इसका राइट आंसर है 6, सॉल्व करेंगे तो उसका राइट आंसर बैठेगा 6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या चाहता है, 2022 का प्रश्न है, देखिए जरा क्या चाहता है। कहता है इन द गिवन पीवी डायग्राम अ मोनोटोमिक गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, ठीक है जी। पहला एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, तो ए स्टेट पर प्रेशर वॉल्यूम पता है, और बी स्टेट पर भी, बी स्टेट पर प्रेशर पता है पर वॉल्यूम नहीं पता है, ठीक है जी, ठीक है जी। एंड देन इट इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट बी टू स्टेट सी, फिर आइसोथर्मली बी स्टेट से सी स्टेट जा रहे हैं, ठीक है। सी स्टेट पर हमें वॉल्यूम पता है, प्रेशर नहीं पता है, और बी स्टेट पर प्रेशर पता है पर वॉल्यूम नहीं पता है, ठीक है जी, ठीक है। इट्स एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम बी टू सी, गिवन 1/3 की पास दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी। तो हम ए बी में क्या वर्क डन हुआ वो निकालें, है ना। ए बी में गैस हो रही है कंप्रेस, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, और बी सी में वर्क डन बाय द गैस कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ए बी और बी सी में वर्क डन निकालें अलग अलग, एक एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, एक आइसोथर्मल एक एडियाबैटिक है। हेंस वर्क डन इन ए बी, वर्क डन इन ए बी, वर्क डन इन ए बी is nRT
log V2 बाय V1, है ना, nRT log V2 बाय V1। nRT का वैल्यू PV से मिल जाएगा, P है किलो पास्कल में 100 किलो पास्कल और वॉल्यूम है 0.8 मीटर क्यूब, तो nRT का वैल्यू तो मुझे मिल गया है। log ऑफ V2 बाई V1, V2 बाई V1 का वैल्यू नहीं है मेरे पास, पर चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, हेंस PAVA इज इक्वल टू PBVB, है ना। A और B दोनों पर प्रेशर पता है, तो क्या V2 बाई V1 मतलब VB बाई VA, V2 बाई V1 इज VB बाई VA, VB बाई VA का वैल्यू इज लाइक PA बाई PB, और PA बाई PB का जो वैल्यू है PA बाई PB, PA इज 100, PB इज 300, तो इट्स लाइक 1/3, सही है। तो क्या यहाँ nRT का वैल्यू तो हो गया, nRT का वैल्यू हो गया 100 किलो पास्कल इंटू 10⁻³ PV, और वॉल्यूम विच इज 0.8 इंटू लॉग ऑफ V2 बाई V1 विच इज 1/3, विच इज 1/3 लॉग ऑफ 1/3, तो माइनस का टर्म आ जाएगा और माइनस log 3 का टर्म आ जाएगा वहां पर, ठीक है जी, माइनस log 3 का टर्म आ जाएगा। ये हो गया AB प्रोसेस में वर्क डन। ऐसे ही हम BC प्रोसेस में जो वर्क डन होगा वो निकालें, वो भी निकालें साइन के साथ, BC प्रोसेस का वर्क डन साइन के साथ निकालें, है ना, माइनस NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस ऑफ 1, माइनस NR डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस ऑफ 1, ठीक। ओके, और वर्क डन लिखकर चेक करें कि क्या कहानी बन रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इन द प्रोसेस क्या स्टोरी बन रही है, ठीक है भाई। राइट आंसर्स देखें क्या है, तो राइट आंसर है बी, सी और डी, बी, सी और डी राइट आंसर है, चेक कर लेंगे आराम से, ठीक। तो ये सिचुएशंस इस तरह से बन रहे हैं, तो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं या आ रहे हैं, ऐसा है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और हैं बचे हैं, जरा उसको देखें, देखें जरा ये क्या कहता है हमसे। एन आइडियल गैस अंडरगोज अ 4-स्टेप साइकिल एज शोन इन द पीवी डायग्राम, ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन, है ना, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन, और चारों बड़े आसान साइकिल्स हैं, 2021 का क्वेश्चन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइकिल 1 को देखो, तो साइकिल 1 कैसा है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर है ना, आइसोबेरिक है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर है, आइसोबेरिक है, ठीक। तो हीट एब्जॉर्ब कब होगी, हीट एब्जॉर्ब तब होगी जब डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा, डेल्टा क्यू है एन सी डेल्टा टी, डेल्टा क्यू है एन इंटू सी इंटू डेल्टा टी, ठीक है। अगर प्रोसेस आइसोबेरिक और आइसोकोरिक है तब तो सी की वैल्यू हम जानते हैं सीपी एंड सीबी आती है जो कि पॉजिटिव होती हैं, हेंस डेल्टा टी जो टेम्परेचर के साथ हो रहा है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हमें केवल ये समझना है, हमें केवल ये समझना है कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है उनका क्या संबंध है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि नहीं इंक्रीज हुआ है। तो देखो जरा, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ा दिया गया है, कांस्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर तो कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया प्रोसेस 1 में, तो क्या टेम्परेचर बढ़ा, कांस्टेंट प्रेशर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखो यस टेम्परेचर बढ़ा, हेंस, और चूंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्या डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा, हेंस डेल्टा क्यू इन दी स्टेप 1 इज पॉजिटिव। अब डेल्टा क्यू 2 में आ जाओ, डेल्टा क्यू 2 आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, डेल्टा क्यू का वैल्यू एन सी बी डेल्टा टी होगा, फिर हमें डेल्टा टी टेम्परेचर को समझना है क्या हो रहा है, तो क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर कम हो रहा है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखो, क्या टेम्परेचर भी रिड्यूस होना चाहिए, टेम्परेचर भी रिड्यूस होना चाहिए, हेंस डेल्टा क्यू 2 इज नेगेटिव, नेगेटिव आएगी, ठीक, ठीक है। अच्छा जी, सिमिलरली डेल्टा क्यू 3 भी नेगेटिव आएगी, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा, और सेम लॉजिक से अगर ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू 4 इज पॉजिटिव, ठीक है जी। तो पॉजिटिव वाले लोग कौन हुए, 1 और 4 हुए, स्टेप 1 एंड स्टेप 4 हुए, तो स्टेप 1 और स्टेप 4 में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, स्टेप 1 और स्टेप 4 में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, समझ गए। चलिए जी, इसके साथ ही अब हमारी कलाकारी खत्म होती है, और कुछ क्वेश्चन मैंने छांट के होमवर्क में रखे हैं आपके लिए, आप उनको ट्राई करना, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर के हैं, 4-5 क्वेश्चन है ना, होमवर्क में उसको रखा है, उसको आप कोशिश करेंगे तो आंसर्स भी
मैंने मार्क कर रखे हैं, जैसे आंसर है, पढ़ना मजा आएगा, सॉल्व करना। आंसर भी मार्क्ड है, 1 2 3 4 और 5, 5 क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में रखे हैं। ठीक है जी, इनको अच्छे से कर लेना। और जैसा कि मैंने शुरू में समझाया था कि पीवाईक्यू ही सबसे अच्छी जगह है इस पूरे यूनिट को अगर हमें अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, तो सबसे अच्छी जगह है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यूज जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे उतना अच्छा होगा। कम से कम 15 साल के थर्मोडाइनमिक्स और केटीजी के पीवाईक्यूज तो हमें करने ही चाहिए, है ना। केटीजी के करने चाहिए, बहुत मजा भी आता है, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और थोड़ा ध्यान से अगर सॉल्व किया जाए तो बड़े आराम से सॉल्व भी हो जाता है। थोड़ा इंट्रिकेट जरूर होता है, डायग्राम बनाना पड़ता है, थोड़ा लगना पड़ता है, वो एक अलग बात है, पर कोई ऐसी बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं, ऐसे कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाली बात नहीं है, जूझने वाली बात है। जैसे टिग्नोमेट्री होती है ना मैथमेटिक्स में, जूझना पड़ता है उससे। ठीक ऐसा ही थर्मोडाइनमिक्स का भी खेल होता है, उसके साथ जूझना पड़ता है ना। कोई बहुत हाई फाई फंडे नहीं यूज होते हैं कभी भी, पर आप इन्वॉल्व होंगे क्वेश्चन में, देखेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन खुलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 धन्यवाद। इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहें, इस सीरीज का आनंद उठाते रहें, इस सीरीज से चीज़ों को सीखते रहें, और अपने से भी कोशिशें करते रहें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, तो रुकना नहीं है भाई, थकना नहीं है, तू ना रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, ले शपथ ले शपथ ले शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड समय घटता जा रहा है। थोड़ी ही देर में आ जाएगा पेपर, है ना, थोड़ा ही समय बचा है, इस समय का सदुपयोग कर लो। हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लोगों से, इसका अच्छे से इस्तेमाल कर लो। बेसिक फॉर्मूले टिप्स पर अगर नहीं है तो सबसे पहले वो करो। बेसिक फॉर्मूले अगर टिप्स पे नहीं है तो आप एडवांस में भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सिलेक्शन डायरी को बार बार रिवाइज करना, बेसिक फॉर्मूलों को टिप्स पर होना पहली और मैंडेटरी चीज है। ये पहला लेवल है, जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं ना, या गेम खेलते हैं कोई, तो उसमें जो पहला लेवल है वो ये है। इसको छोड़ के अगर आप सेकंड लेवल पे खेलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहला लेवल है, सारे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर हो, राइप हो, फॉर्मूलेस तैयार हो। सेकेंड लेवल है कि हमने पीवाईक्यूज, खूब सारे पीवाईक्यूज किए हों, और केवल किए ही ना हो, समझा हो उनसे चीजों को अच्छे तरीके से, क्योंकि पीवाईक्यूज से समझ सबसे आसान होती है। और फिर तीसरा लेवल है कि पीवाईक्यूज के सिमिलर क्वेश्चंस हम थोड़े से और फ्रेश क्वेश्चंस थोड़े और हम प्रैक्टिस करें, वो तीसरा स्टेप है। ये इस तरह से 1 2 3 चलेगा। अगर आप थर्ड स्टेप को पहले करने की कोशिश करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसी सीक्वेंस में रैंक बनेंगी। जो बच्चे केवल फर्स्ट स्टेप तक ही कर पाएंगे, है ना, और सेकंड का थोड़ा बहुत कर पाएंगे, वो बस सेलेक्ट हो पाएंगे, उनकी रैंक आएगी कुछ 8,000 9,000 10,000 टाइप्स। जो बच्चे फर्स्ट स्टेप को पूरा करके सेकंड स्टेप को भी काफी ठीक ठाक कर पाएंगे, उनकी रैंक आएगी टॉप 1000, टॉप 2000, टॉप 3000 में। और जो स्टेप 2 को भी अच्छे से पूरा करके स्टेप 3 में घुस जाएंगे, और स्टेप 3 में अच्छे क्वेश्चंस और बेहतर क्वेश्चंस जो टिपिकल एनालिटिकल एबिलिटीज पर बेस्ड हैं, वो आप अपने से सेलेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है ना। जो टिपिकल एनालिटिकल एबिलिटीज पर बेस्ड हैं, वो फ्रेश क्वेश्चंस थोड़े ट्राई करेंगे तो उनका रैंक ऑब्वियसली टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 में रैंक बनेगा। इस तरह से चलता है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि 1000 रैंक वाला काम अभी कर लें, वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ये कैसे पॉसिबल है कि आखिरी सीढ़ी पहले चढ़ ले, कैसे पॉसिबल है? आखिरी सीढ़ी पहले कैसे चढ़ सकते हैं? नहीं चढ़ सकते। लीनियर कहानी है उसकी, तो उसको अकॉर्डिंगली उसी तरह से देखें। हम सब पीडब्ल्यू परिवार, हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा, जोश मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करने को तैयार हैं, काम कर ही रहे हैं। आप उसका फायदा उठाएं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। मैं मनीष शर्मा फिर से विदा लेता हूँ, आपसे अलविदा कहता हूं, और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, ऑसिलेशंस पर बात होगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, मनीष शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पूरे हिंदुस्तान के प्यार भरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मनीष शर्मा सर का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।